बहुत बड़ी इंडिया की फैमिली, देयर डॉटर इन लॉ was smuggling diamonds. Okay. And they were trying to cover up that smuggling because they were very high profile. एक केस ऐसा आया था जिसमें आदमी गोल्ड लेकर आया, आदमी ने इमिग्रेशन क्लियर किया, कस्टम में नहीं गया, वो बाथरूम में गया। अच्छा। बाथरूम में एक पर्टिकुलर क्यूबिकल के अंदर डस्टबिन में गोल्ड को डाल दिया, बाहर आ गया। सबसे पहला सस्पेशन तो आपको स्कैनर में ही होगा। बैगेज में अगर है तो आपके पास बेस्ट तरीका या स्कैनर है या प्रायर इंटेलिजेंस है। स्निफर डॉग्स यूजलेस हैं उसमें, गोल्ड में हमेशा स्कैनर काम आएगा। कभी कभी कुछ नहीं है, शरीर पे कुछ दिख नहीं रहा है, आप पैट कर लो कुछ नहीं है, बट फिर भी बज रहा है। अगर बज रहा है तो दैट मीन्स बॉडी के अंदर कंसीलमेंट हो सकता है। इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, एनल कैविटी, वजाइनल कैविटी। I've seen small pellets swallowed also. That gold was smuggled. It is smuggled that way. Even drugs, even narcotics. The traditional way is anal cavity. तो स्कैनर में कुछ अलग दिखेगा, गोल्ड बहुत अलग दिखता है, गोल्ड बहुत अलग दिखेगा आपको। गोल्ड बिल्कुल डार्क दिखेगा, उसके अंदर हर चीज हल्की दिखेगी। नार्कोटिक सब्सटेंसेस आर इन अ वाइड वैरायटी एंड दिस actual drugs that are consumed by people is not the only thing that you are looking for. Okay. You are looking for precursor drugs also. गोल्ड टूथपेस्ट ट्यूब्स में भरा जा रहा है, आइस मशीन्स में स्मगल किया जा रहा है, और एयरपोर्ट पर खड़े ऑफिसर्स सिर्फ लगेज नहीं, इंसानी बॉडी लैंग्वेज भी स्कैन कर रहे हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन कस्टम्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने इस दुनिया को न सिर्फ बहुत करीब से देखा बल्कि उसका हिस्सा बनकर कई असली कहानियों को जिया भी। मीट रवि कपूर, 2011 बैच के IRS ऑफिसर जिन्होंने कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक डोमेन में काम किया। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और नारकोटिक्स फील्ड्स में गोल्ड स्मगलर से लेकर फेक डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ देखा, और फिर एक दिन UPSC की सबसे मुश्किल सर्विसेज में से एक छोड़ दी ताकि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। आज वो मेंटोर है 3 लाख से ज्यादा UPSC एस्पिरेंट्स के, होस्ट हैं द सिलेबस ऑफ लाइफ पॉडकास्ट के, और एक सच्चे चेंज मेकर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन बातचीत को विद रवि कपूर। आपने UPSC क्लियर किया, जब आपने लास्ट टाइम क्लियर किया, थर्ड टाइम क्लियर किया, तब आपका रैंक क्या रहा फिर उस समय? 454 something. Okay, and you got IRS. Same. I got nothing actually. Okay. I got nothing because in the third attempt प्रेफरेंस देनी होती है आपको, IAS, IPS, IRS। तो मैंने IAS, IPS पे 1 और 2 प्रेफरेंस देके 0, 0, 0 कर दिया। तो ऐसा अगर कर देते हैं तो कोई सर्विस अलॉट नहीं होती है। अच्छा, यही हुआ। तो फिर उसके बाद खत्म, बस कुछ नहीं। you get no service allotted to you. तो बट देन जो आपको इसके पहले जब आपका सेकंड अटेम्प्ट हुआ था तो that goes कंटिन्यूस। ओके, तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जब आप गए, तो ट्रेनिंग के लिए आप कब गए थे? आप सेकंड अटेम्प्ट के बाद? जी। तो ट्रेनिंग में क्या होता है जब IRS ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं? IRS ऑफिसर्स जी, हाँ, 2 तरीके के IRS ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स, GST एक्सेट्रा। पहले दिन जब आप जाते हो ट्रेनिंग पे, you join the academy. Academy में there will be some sort of an opening ceremony and you get something called as a service book. Okay. Service book. A service book is actually it's a book. It's a register, physical register, जिसमें एक चीज नोट होती है for the duration of your entire career. आपने कितनी छुट्टियां ली, आपके खिलाफ कोई एडवर्स रिमार्क है, आपने क्या किया, आपकी जब पोस्टिंग हुई, तो अगर आपकी पोस्टिंग चेंज होती है तो सर्विस बुक आपके साथ जाती है। फर्स्ट डे यू साइन ऑन द सर्विस बुक, आपकी सर्विस बुक बनती है उस दिन, और एक ऑफिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलती है आपको। वो ऑफिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत चीजें डिटरमिन करती है बहुत सालों तक। तो क्या ट्रेनिंग में जाते ही सर्विस बुक पहले दूसरे दिन में ये हो जाता है? अच्छा, यू ज्वाइन। आप बिफोर गोइंग टू ट्रेनिंग यू विल गेट अ लेटर बोलेगा दैट सो एंड सो इज वी आर प्लीज्ड टू ऑफर यू दिस, इफ यू एक्सेप्ट then you come and you join. So that joining is a proper documentation process. You go, you sign, you are now a probationary officer. Okay. A probationary officer, not a proper officer, because training के दौरान आपकी जॉब कुछ हद तक प्रोविजनल होती है। अच्छा, यानी आपको अलग किया जा सकता है? किया जा सकता है, okay. और कभी कभार हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में। यस। हाँ, तो जो ट्रेनिंग खत्म होने से पहले क्या सर्विस से निकाला जा सकता है? अगर आप कुछ उसके एग्जांपल हमें दे सकें। जी, निकाला जा सकता है, कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है।
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट करा था उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, उनमें कुछ मेजर गड़बड़ निकला है। नॉर्मली 99% नहीं होता ऐसा। इट इज वेरी रेयर कि प्रोबेशन में ही किसी को निकाल दिया जाए। दूसरा, प्रोबेशन में अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है कोई ऑफिसर ट्रेनी जो कि करप्शन जैसी लगती है, किसी ने फेक बिल्स बनवा लिए सपोज करिए, अगेन दीज आर एक्सट्रीम फ्रिंज केसेस, तो होता है। यस, इट कैन हैपन, एंड यस द अथॉरिटीज एंड द डिपार्टमेंट इज वेरी एम्पावर्ड टू डू दैट। तो वो रिकमेंडेशन लिख के भेजेंगे, obviously it will go back to the UPSC. The UPSC accepts, then yes, you will not be allowed. It can happen. Okay. तो फिर आपकी ट्रेनिंग हम जी हाँ, वहाँ पर थी कि फर्स्ट डे सर्विस बुक, ये तो हो गई फॉर्मेलिटीज जी, मैंने आपको जो बताई। ट्रेनिंग में एक वेल स्ट्रक्चर्ड सा फॉर्मेट होगा हर किसी की ट्रेनिंग में, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे जो भी हो। देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ लेक्चरिंग, देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, कॉमन टू ऑल सर्विसेज। IRS में there is something called attachments. Okay. Attachments are, you might say, internships or visits. अब as an IRS officer, आपकी डोमेन एयरपोर्ट्स पे है, आपकी डोमेन इंडस्ट्रियल एरियाज में है, आपकी डोमेन अकाउंट्स में है, आपकी डोमेन पोर्ट्स पे है। तो हमको पूरे देश में इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भेजा गया एक एक करके। okay. हम एक महीने एक पोर्ट पे जाते थे, और जैसे देश में कई सारे पोर्ट्स हैं, 100 लोगों का बैच है, 20 लोग यहाँ, 20 लोग वहाँ, 20 लोग यहाँ, essentially doing the same thing but getting exposure different places. Okay. Right? बैंगलोर पोर्ट पे आप सपोज गए, या आप हल्दिया पोर्ट पे गए, या आप मुंद्रा पोर्ट पे गए, और वहां पर आप ऑब्जर्व करते हो कि कस्टम्स का काम कैसे होता है। वहां पर एक सीनियर ऑफिसर के पास आप जाते हो, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे काम होता है, अब ऑब्जर्व करते हो सकता है आपको वो कुछ काम भी दे दें। ऐसे ही होता है। अब IAS में भी बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है कि यू आर एक्चुअली वर्किंग एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सम lower rank officer, and you are reporting to the district magistrate. You are interning essentially. It's an internship on the job you tend to learn. But equally important is the lecturing part of it. So for IRS officer, it is a highly technical subject. It's a very legal subject. Customs Act, Finance Act, ये सब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, काउंटर बेयरिंग ड्यूटी क्या होती है, FTA अगर किसी कंट्री से हुआ है और आपके सामने कोई बिल ऑफ एंट्री आती है विच इज बेसिकली डिक्लेरेशन दैट गुड्स आर कमिंग, क्या करना है आपको, स्मगलिंग कैसे होती है, सब सिखाया जाता है। और इस ट्रेनिंग के प्रोसेस के दौरान यू गेट बोथ दीज एक्सपोजर्स, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज फील्ड एक्सपोजर। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है आपके बैचमेट्स के साथ, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो। कॉलेज जैसा माहौल होता है, लोग बहुत मस्ती भी करते हैं, बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नेटवर्क्स बनते हैं वहाँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, जो जिंदगी भर चलते हैं। बैचमेट टू बैचमेट बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होता है, और हर कोई बहुत इज्जत से और बड़े अच्छे से उसको मतलब ट्रेजर करता है, ये देखने को मिलता है। एक फीलिंग ऑफ कमराडरी बनती है, और लाइफ का बहुत अच्छा फेज होता है ट्रेनिंग, ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड आपकी ट्रेनिंग के दौरान रहा, अगर आप वो बता सके। हमारी ट्रेनिंग के दौरान एक या बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। एपिसोड्स। गोइंग अराउंड द कंट्री लुकिंग एट सो मेनी अमेजिंग प्लेसेस, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ आप अमेजिंग एंड डिफिकल्ट प्लेसेस। आई विल टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। आई हैव विजिटेड पॉपी फील्ड्स। ओके। द IRS that I was part of is used to be called the IRS Customs and Narcotics. तो narcotics is a part of the IRS. कुछ IRS ऑफिसर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी पोस्ट होते हैं, डिप्यूट होते हैं। इंडिया में narcotics is not only about controlling drugs. It is also about cultivating opium and morphine, which is used as a drug for critically ill patients. जब बिल्कुल ही क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं तो उनको कुछ ड्रग दिए जाते हैं जो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स होते हैं, और मॉर्फिन डेरिवेटिव्स बनाने के लिए इट्स अ मेडिसिन, राइट? यू हैव टू हैव पॉपी कल्टीवेशन, और पॉपी कल्टीवेशन इज हाईली रेगुलेटेड. Only government can do it. No, people do it, but government regulates it. Farmers होते हैं, उसके लाइसेंस होते हैं कि कौन उसकी खेती कर सकता है, और उस खेती के बाद निकल कितना रहा है, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस कितना हो रहा है, उसके बाद उसका ड्रग बनता है। तो जो पूरा प्रोसेस है उसकी कल्टीवेशन से देखा है हमने अपनी आंखों के सामने, कैसे पॉपी निकालते हैं कट करके, कैसे उसके रेजिड्यू को लेते हैं, फैक्ट्री में डालते हैं, उसको चर्न करते हैं, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट होती है, उसकी मॉर्फिन बनती है, उसकी अफीम बनती है, उसके बाद उसको ड्रग्स, उसको और रिफाइन करके उसके ड्रग्स बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने देखा है. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स.
and it is also known for all sorts of stories are about. But I would say the most interesting part of my whole training, I would say, must have been my posting at Bangalore port. Yeah, I was at Bangalore port, and at that time there was a strike or something going on. Okay. पोर्ट पे भी द अथॉरिटीज, मैंने बड़ा क्लोजली देखा कि कैसे लेडी ऑफिसर कमिश्नर, आई विल वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हर, द वे शी स्टूड हर ग्राउंड, उनके कमरे के बाहर आके लोग चिल्ला रहे थे, वो लेडी टच से मस नहीं हुई। देखने को यू कैन सी द प्रेशर ऑन हर एंड यू कैन सी द पॉइज ऑफ हर। तो ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। कोई एक्सपोजर नहीं था, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सब मेरे को एक्सपोजर मिले, और सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि मैं इस जॉब में गया। अब इसके पहले सॉरी हम बैक ट्रैकिंग, लेकिन इसके पहले आपने बात करी ना कि जब हम प्रेपरेशन करते हैं और बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, तो डू यू थिंक दैट इज इट आल्सो बाय डिजाइन? क्योंकि व्हेन यू आर इन द सर्विसेज यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर सो मच प्रेशर फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं वो क्या उसको आदत डलवाने का भी एक तरीका है? वेरी डिफिकल्ट टू से, मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं इस एग्जाम के बारे में। आई हैव सम बैकग्राउंड, आई हैव रेड रिपोर्ट्स बाय बुक्स बाय सीनियर आईएएस ऑफिसर जिन्होंने सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री के बारे में लिखा है ब्रिटिशर्स के टाइम से। कहीं पर ये नहीं मेरे को लिखा हुआ मिला कि लेट अस डिजाइन द एग्जाम इन सच अ वे सो दैट इट इंक्रीजेस स्ट्रेस टू द पॉइंट दैट पीपल गो टू द ब्रेकिंग पॉइंट। नो, आई हैव नॉट रेड दैट। ये बाय डिफॉल्ट है क्योंकि एकेडमिक रिगर है और कंपटीशन है, इसीलिए इसका नेचर ऐसा है। आई डोंट थिंक किसी की भी पॉलिसी होगी ये करें। As a matter of testing, it gets tested good, but I do not think stress testing is an official policy of the government as far as the exam is concerned, and I have not seen it be the official policy even of the British. Okay. Anyway, so let's get back to IRS. So सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे जब IRS में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो जो सैलरी होती है IRS ऑफिसर की वो उसी समय से आने लगती है, हाँ, या जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद सैलरी आने लगती है आपको? अच्छा, तो सैलरी और पर्क्स साथ में क्या क्या होते हैं? क्योंकि क्या इसमें जैसे IAS ऑफिसर्स को अक्सर ये बोला जाता है कि काफी लग्जरी, चाहे वो घर हो गाड़ी हो जो भी हो, मतलब एक तरह से लग्जरी ट्रीटमेंट होता है, तो क्या वैसा IRS में भी होता है? लग्जरी ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं लगता हम बोलेंगे उसको, सरकारी इंतजाम होते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेटस एंड हेरिटेज इन्वॉल्व विद इट, क्योंकि IAS का काम थोड़ा डिफरेंट है। IRS में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है इनवेरिएबली। IAS ऑफिसर्स स्टार्टिंग में दे आर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड दे आर पोस्टेड एट प्लेसेस वेयर देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट। दे डोंट स्टार्ट विद मेट्रोपॉलिटन प्लेसेस। तो छोटी जगहों पे ज्यादातर ये सब चीजों का बंदोबस्त बेटर होता है। बहुत बड़ा घर मिलता है, ह्यूज हाउस, एकड़ों में भी हो सकता है, गाड़ी घोड़ा ये सब चीजें तो है ही, वर्कर्स एंड पीपल टू टेक केयर ऑफ यू, स्टाफ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर केटर्ड टू। सिमिलरली विद IPS बट नॉट सो मच विद IRS। ये इंफ्रास्ट्रक्चर IRS में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो IRS का अगर आप थोड़ा बताएं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, किस तरह का? इनवेरिएबली गाड़ी तो मिलेगी ही, ओके, ठीक है, आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी तो मिलेगी ही। आप इनवेरिएबली मोस्ट लाइकली ही, क्योंकि इट इज टैक्सेशन, आप किसी शहर टाइप की सिचुएशन में होगे, या शहर पे होगे या पोर्ट पे होगे। पॉइंट है कि इट विल नॉट बी अ रिमोट एरिया मोस्ट लाइकली, 99%। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको यू विल गेट अ फ्लैट, यू विल गेट एन अपार्टमेंट, यू विल गेट अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन इफ यू अप्लाई फॉर इट। अगर आप नहीं अप्लाई करते, बहुत सारे ऑफिसर्स ऑप्ट करते हैं कि वो खुद ही रेंट पे ले लेते हैं, और जो HRA मिलता है उससे दे आर एबल टू पे पार्ट ऑफ द रेंट। You can expect a car. Then there are these small allowances that are not worth really mentioning. There is a newspaper allowance, there is a uniform allowance, इस type के छोटे allowances, telephone allowance which you can get. But yes, so that's pretty much it. वो जो बहुत fancy infrastructure होता है ना, IRS में वो नहीं होता है। आपने वो मेंशन किया यूनिफॉर्म अलाउंस। जी हाँ। Do IRS have uniforms? Of course. IRS income tax does not. Yeah. But IRS customs indirect taxes does. Yeah. The IRS customs indirect taxes is a semi-uniform service. Okay. दो तरीके की इसमें यूनिफॉर्म्स हैं। एक आपने देखी होगी कस्टम्स की वाइट यूनिफॉर्म होती है, आपको रिपब्लिक डे के परेड में भी दिखेगी, और आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तब भी दिखेगी, पोर्ट्स पे तो आपको दिखेगी। दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ द नेवी और द ब्लू यूनिफॉर्म ऑफ द नेवी, दैट्स डिफरेंट। कस्टम्स की एक वाइट यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। सो दैट इज अ सेमी यूनिफॉर्म सर्विस। नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल जो एंट्री लेवल होती है,
उसमें यूनिफॉर्म नहीं पहनते लोग. ऑफिसर्स आर ड्रेस्ड फॉर्मली बट नॉट इन यूनिफॉर्म मोस्टली, बट समटाइम्स दे आर. एक्साइज की वर्दी होती है प्रॉपर. पुलिस जैसी वर्दी होती है, सेम डिजाइन पे होती है, सेम सब कुछ होता है, बट यहाँ पर IRS लिखा रहेगा. और रैंक आपके जो बैजेस पे होगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या आपके कमेंसरेट रैंक की होती है. सो यस, अब विद GST दैट इज स्टिल देयर. यू विल स्टिल सी कि वहां पर हवलदार, इंस्पेक्टर्स बहुत वो वर्दी पहन के घूमते हैं. वो वर्दी है वेरी मच पार्ट ऑफ इट. ऑफिसर ज्यादातर नहीं पहनते IRS ऑफिसर्स वर्दी. ओके. और ये कस्टम और एक्साइज में जो अलग अलग जगह पर ड्यूटीज होती हैं, अलग अलग काम होते हैं, तो आप वो एक बार हमें थोड़ा हमारी ऑडियंस को क्लियर कर देंगे. कस्टम एक ऐसा टैक्स है जो रिवाज है, कई हजारों साल पहले स्टार्ट हुआ था कि आप हमारे देश में अगर बॉर्डर के पार कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट लाओगे तो आपको हमारे देश को कुछ टैक्स देना पड़ेगा. ये फंडामेंटल बेसिस है कस्टम्स ड्यूटी का. कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं उसको, टैक्स भी नहीं बोलते, ड्यूटी बोलते हैं. Customs duty is attracted any point where something foreign is coming or going from the country, right? And customs ही आप देखते हो जब आप एयरपोर्ट से उतरते हो इंटरनेशनल फ्लाइट्स. कस्टम्स ही आप देखते हो जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोई कंटेनर के थ्रू इंपोर्ट करता है. कस्टम्स को ही क्लियर करना पड़ता है जब आप एयर कार्गो से कोई चीज मंगवाते हो बाहर से. आप समझ रहे हो? बिल्कुल. इंडिया के बॉर्डर पे टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी फॉर कस्टम्स इज द कस्टम्स डिपार्टमेंट, जो कि मैन्ड बाय IRS ऑफिसर्स ऑफ दिस सर्विस, नॉट ऑफ इनकम टैक्स. इट इज अ टैक्स. दूसरा पर्पस कस्टम्स का ये है कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना उसका पर्पस, मेन पर्पस नहीं है. उसका मेन पर्पस होता है रेगुलेशन. कंट्री में क्या आ रहा है, कंट्री से क्या जा रहा है. प्रोहिबिटेड, गलत, रिस्ट्रिक्टेड चीज ना आए, और जो जाए वो वही जाए जो डिक्लेयर हो रहा है. जो आ रहा है वो वही आए जो डिक्लेयर हो रहा है. ये चेकिंग, ये रेगुलेशन ही कस्टम डिपार्टमेंट करता है. दिस इज कस्टम्स. एक्साइज और नाउ GST, द इनडायरेक्ट टैक्स, व्हिच एक्साइज इज अ टैक्स दैट वाज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर. गवर्नमेंट का एक दिस इज अ थिंकिंग जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रही थी, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अगर आप देश में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो देश को कुछ टैक्स दो. मैन्युफैक्चर पे टैक्स होता है, उस टैक्स को एक्साइज बोलते हैं. एक्साइज दो तरीके होते हैं, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज. और वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल एक्साइज. अब वो चेंज होके GST हो गया है. अच्छा. हाँ, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हमारे सब. ठीक है. तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर रही जब आपने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर? एयरपोर्ट पर. कोई आप पहले दिन का कोई इंसिडेंट हमें बता सकते हैं जो आपको पहला दिन कैसा रहा? तो एयरपोर्ट पे ना अलग अलग ड्यूटीज हैं. अगर आप एयरपोर्ट पे पोस्ट होते हो तो जरूरी नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे पोस्ट होते हो. अच्छा. एयरपोर्ट पे बहुत सारे काम होते हैं. कस्टम्स का एक बिल्डिंग होगा एयरपोर्ट से बाहर थोड़ा सा, जो कि न्यू दिल्ली में जिसको न्यू कस्टम हाउस बोलते हैं, राइट? दे आर नॉट ऑल सिटिंग एट द एयरपोर्ट. फर्स्ट डे आपको जिस दिन पोस्टिंग मिली, आप जाओ जहां भी, वेरेवर, विचएवर पोर्ट और विचएवर सिटी यू आर सेंट, आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे. वहां के जो चीफ कमिश्नर हैं वो आपको काम देंगे कि अब आप करोगे क्या. हमको मिला एयरपोर्ट. पहले हम गए एक बहुत बड़े जोन के, साउथ इंडिया के जोन के कस्टम्स में हमारी पोस्टिंग हुई. कहाँ पर हुई थी आपकी? चेन्नई में. ओके. चेन्नई कस्टम्स इज अ ह्यूज जोन. वैसे उसमें बहुत सारे पोर्ट आ जाते हैं. अच्छा. हाँ. So I was posted there. So you could have been posted anywhere. Chennai zone is huge, right? It's not just Chennai city. Okay. It is a lot of other areas in the southern region. वहां के चीफ कमिश्नर ने बोला कि आप जाओगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मेरा बैचमेट जाएगा कस्टम के पोर्ट पे, जहां से कंटेनर आ रहे हैं, सी पोर्ट. मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट. ये डिवीजन हो गई. फिर हम एयरपोर्ट पे गए. एयरपोर्ट पे देयर इज अ कमिश्नर के पास जाके आप रिपोर्ट करो. कमिश्नर आपको आगे काम देंगे कि एयरपोर्ट पे क्या करोगे आप. एयरपोर्ट पे बहुत चीजें करने के लिए. हर कोई वहां पे पैसेंजर साइड पे खड़ा नहीं होता है. दैट इज अ पोस्टिंग कॉल्ड असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर पैसेंजर्स, बैगेज बोलते हैं. असिस्टेंट कमिश्नर बैगेज, एयरपोर्ट ड्यूटी. तो यू आर द पर्सन इन चार्ज ऑफ पीपल कमिंग एंड गोइंग, पैसेंजर्स. Then there is a posting of assistant commissioner AIU, Air Intelligence Unit. इसका काम है कि वो वहां पर खड़ा नहीं होगा, और उसका बेसिक काम ये है कि स्मगलिंग रोके, इंटेलिजेंस गैदर करे, स्मगलिंग रोके. ठीक है. Then there are other also various such postings. I was assistant commissioner baggage. अच्छा. तो you were tasked with interacting with the passenger.
not interacting with them. Maintain custom regulations of the passengers over there. Do not interact unless you absolutely have to. Yeah. You know, but yeah, you have to be there. आपकी physical presence वहां पर जरूरी है. और ये पोस्टिंग जो है, क्योंकि एयरपोर्ट इज a 24-hour thing. It does not follow 9 to 5 of a government job or any other office. चलता ही रहता है. तो बैचेज में चलता है. एक बैच 12 घंटे की शिफ्ट होती, बैच ए, बैच बी, ए बी सी डी, 4 बैच होते हैं इनवेरिएबली सभी एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह बड़े पोर्ट्स पे. एक बैच ड्यूटी खत्म करता है, दूसरा आता है, फिर वो घर जाते हैं, और ऐसे सर्कुलर चलता है. तो एक दिन आपकी डे ड्यूटी, आपको मिलेगा 24 घंटे का रेस्ट, फिर एक और दिन आपकी डे ड्यूटी, फिर आपकी एक दिन नाइट ड्यूटी, और ऐसे आप साइकिल में चलते रहते हो. तो आपकी लाइफ साइकिल बहुत डिस्टर्ब होती है एयरपोर्ट पे. बट इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनेमिक टाइप पोस्टिंग, ऑन द ग्राउंड पोस्टिंग. मतलब फाइल वर्क नहीं है वहाँ. आप खड़े हो वहां पे, आप कंट्रोल कर रहे हो अपने ऑफिसर्स को. आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि कोई भी करप्शन का मैटर ना हो, किसी भी पैसेंजर की हरासमेंट ना हो. आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि जिस हद तक आप कर सको उस हद तक आप पकड़ो स्मगलिंग को, अगर आप पकड़ सकते हो विदाउट हरासिंग दी पैसेंजर्स. दिस इज व्हाट योर जॉब इज ओवर देयर, एंड यू आर देयर ऑल द टाइम. एंड देन यू लर्न हाउ टू डू प्रोफाइल. आप धीरे धीरे सीखना समझना स्टार्ट कर देते हो कि जो स्मगलर होता है उसको कैसे पकड़ोगे बिना इंटेलिजेंस के. हाँ, एक्चुअली ये बात है, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो इतने सारे लोग आ रहे हैं. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि दिस पर्सन माइट बी सस्पिशियस? देयर इज अ सिस्टम. once the aircraft lands, एयरक्राफ्ट का कार्गो ऑफलोड होता है. आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी सी ट्रॉली में भी लेके जा रहे होते हैं. पैसेंजर्स को तो नहीं दिखता है. आप नॉर्मली जाओगे, इमिग्रेशन को पार करोगे और बेल्ट पे आके खड़े हो जाओगे. बट सामान इमिग्रेशन को पार नहीं करता, सामान कस्टम्स को पार करता है पीछे से. और वहां पर स्कैनर्स होते हैं जो कि आपका बैगेज स्कैन करते हैं. आपका बैग एक एक्सरे से स्कैन से निकलता है और फिर उसके बाद बाहर निकलते निकलते कन्वेयर बेल्ट पे पहुंचता है आपकी तरफ. बिहाइंड द सीन्स दैट यू डोंट सी इज अ कस्टम्स ऑफिसर सिटिंग देयर स्कैनिंग. अगर उसको स्कैन में कुछ लग रहा है, उसके सामने बैग निकल रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पे, वो देखते चला जा रहा है. अगर उसको कुछ लग रहा है तो वो हो सकता है बैग को मार्क कर दे, वो हो सकता है बैग को उतार ही दे बेल्ट से. इट इज पॉसिबल. या वो हो सकता है बैग को मार्क कर दे कि भी इसमें कुछ सस्पिशियस लग रहा है. अच्छा, हो सकता है. हाँ. और जैसे ही आपने बैग लिया, अब आपके पास ऑप्शन है. अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, कोई वायलेशन नहीं है. आपके पास ऑप्शन है, क्या आप ग्रीन चैनल में लेकर जाओगे, क्या आप रेड चैनल में लेकर जाओगे. ये ऑप्शन आपको दी हुई है. एक बार आप बताएंगे ग्रीन चैनल, रेड चैनल क्या? हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था कि हर चीज की चेकिंग होगी. अच्छा, हमको क्या पता आपके बैगेज में क्या है. कोई ऐसी चीज जिस पे कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए और आप नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं, तो एक एक चीज की चेकिंग होगी. बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है. इतने ऑफिसर्स नहीं है. लोगों को हरासमेंट है. करप्शन के लिए एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है. लोग परेशान होते हैं, बदनामी होती है, खराब है सब कुछ. तो चेंज करा गया इसको और पूरी दुनिया भर में चेंज किया गया. ग्रीन चैनल ये होता है कि आपकी मर्जी है, द चॉइस इज गिवन टू यू. आप अगर बोलते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं इसे, आप डिक्लेयर करोगे. आपके पास कुछ कस्टम्स के लिए डिक्लेयर करने के लिए है या नहीं, आपकी मर्जी है. इसलिए वो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म पहले भरते हैं. एग्जैक्टली उसी के लिए वो. रेड चैनल होता है कि आपके पास कुछ है डिक्लेयर करने के लिए और आप जाके कस्टम्स को बता दो, जो भी फॉर्मेलिटी है करो, अपनी जो ड्यूटी देनी है दो और आप निकाल ले जाओ सामान को. ग्रीन चैनल होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए. 99.9% will go through green channel. Yeah. This is where the customs has the authority to stop and ask and check. They will not ask 99.9%, but they have the right to ask that 1% if they feel that there is some reason to ask. This is where profiling and presence of mind comes into play. This is where intelligence comes into play. Who do you know who to ask? Yeah. At that point, right? Especially at an airport, because एयरपोर्ट पर तो हम देखते हैं कि हर तीसरे इंसान कोई ना कोई वीआईपी होता है. एक तो ये भी है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उसको अप्रोच करना और मुश्किल हो जाता है क्या? हाँ, इट इज पॉसिबल. इट इज अ प्रॉब्लम. इट कैन बी अ चैलेंज. आप अब अच्छा अप्रोच कैसे करोगे? तो व्हाट इज इट दैट यू वांट? आप एसेंशियली यही बोलोगे उसको कि आप ब्लैक स्कैन करा लीजिए प्लीज. और ऐसा बहुत बारी हुआ भी है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रेजिस्ट because this is happening out in the open. एयरपोर्ट बहुत ओपन जगह होती है. हर जगह कैमरास होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, एक माहौल होता है. यू आर इन द पब्लिक आई. तो आप किसी को बोलते हो तो ज्यादातर वो भी कंप्लाई ही करते हैं
और अगर बैग ही तो स्कैन करेंगे ना, बैग स्कैन करेंगे और अगर ज्यादा बात होगी तो वो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज बैग खोल के दिखा दीजिए, इसमें ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, क्या है ये, क्या ये गोल्ड है? अच्छा अगर गोल्ड है तो आप डिक्लेयर करा आपने, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर करा है तो फिर आपको ऐसे ऐसे डिक्लेयर करके इतनी इतनी ड्यूटी देनी है, तो ये सब कार्रवाई होगी वहाँ, ये सब डिस्कशन होगी वहाँ पे, राइट? दिस इज नॉट अ वायलेंट और अग्रेसिव चेक, दिस इज जस्ट अ चेक ऑफ योर बैगेज एंड टू सी इफ यू हैव समथिंग प्रोहिबिटेड, समथिंग रिस्ट्रिक्टेड और समथिंग ऑब्जेक्शनेबल और समथिंग जिसका आपको ड्यूटी देना चाहिए था और आपने नहीं दी। हो सकता है इग्नोरेंस से, हो सकता है किसी भी वजह से, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ ग्रीन चैनल। आपके पास राइट है, आप कुछ भी नहीं है डिक्लेयर करने के लिए, मत करिए, बट कस्टम्स के पास राइट है कि वो आपसे रोक के सवाल पूछ सकते हैं, तो वो रैंडमली पूछते हैं, और रैंडमली को थोड़ा सा इंप्रूव करने का जो तरीका है उसी को प्रोफाइलिंग बोलते हैं। और प्रोफाइलिंग सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट रैंडम पैसेंजर। जब आप एयरपोर्ट पे होते हो दिन रात तो बहुत समझ में आती हैं चीजें। दूसरा, हर फ्लाइट एक जैसी नहीं होती, कुछ फ्लाइट्स ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ फ्लाइट्स की जो वो है द ओरिजिन ऑफ द फ्लाइट्स इज मोर सेंसिटिव देन अदर्स। फॉर इंस्टेंस हाँ, some flight coming from Dhaka might be more sensitive rather than some flight coming from Los Angeles, क्योंकि वहां ऑलरेडी काफी अच्छी स्क्रूटनी के बाद आया है वो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट फुल प्रूफ, बट आपके रेडार्स कितने शार्प हैं उस टाइम पर, आप पहले से कैलिब्रेट कर लेते हो, पता होता है कि सेंसिटिव फ्लाइट्स का टाइम क्या है। अ फ्लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम कोलंबो इज ऑब्वियसली मोर सेंसिटिव देन द फ्लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन, ऑफ कोर्स, you know, or that is coming from Paris. So you are a little bit more vigilant and you get to understand. Like I said, आप दिन रात होते हो जब, तो आपको रिपीटेड शक्लें भी दिखने स्टार्ट हो जाती है। कौन बार बार आ रहा है? हो सकता है जेन्युइन रीजन हो, कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रूल नहीं तोड़ा है, भाई आदमी जितनी बार भी जाए, जितनी बार भी आए, उसके पास हक है। पर आपके पास भी हक है कि आप एक बार ही पूछ सको क्या है, और कुछ हद तक कुछ देर के बाद समझ में आने लग जाता है कि कुछ हो सकता है, और अगर होता है तो फिर आदमी पूछ लेता है। तो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है आपका, वो कहाँ से शुरू होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं? इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, और उस काम के लिए आपके पास 2-3 सोर्सेज होते हैं। एक, इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स आर टिपिकली एक्चुअली स्मगलर्स देमसेल्व्स। ओके, नॉर्मली हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं स्मगलर्स ऐसे कितने ऑटोनमस होंगे, बट वहां भी कंपटीशन है। अच्छा, आपस में काफी compete करते हैं वो। ओके, फुल। सो दे हाँ, एक दूसरे की कंप्लेंट करते हैं। ओके, रेगुलरली करते हैं, और बहुत, क्योंकि थोड़ा माइंडसेट उनका अनलॉफुल तो होता ही है। दे आर क्रिमिनल माइंडेड एंड दे आर पीपल हु वांट टू हैक द सिस्टम। दे विल कंप्लेन अगेंस्ट ईच अदर। कॉल भी आ जाते हैं आपको रैंडमली, आपको अनोनिमस लेटर आते हैं, अनोनिमस लेटर्स, ऐसे ऐसे इस फ्लाइट में ये आ रहा है, आपको अजीब अजीब से ईमेल्स आते हैं। अब आप उन ईमेल्स को देख के समझो कि क्या है और कितना है। अच्छा, बिफोर अ फ्लाइट लैंड्स आपके पास फ्लाइट मैनिफेस्ट आती है, जिसमें सब पैसेंजर्स के पासपोर्ट नंबर्स होते हैं। अगर किसी को देखना चाहते हो तो वो आप पहले ही मार्क कर सकते हो, या इसका एक बार आप देख लेना। तो अगर ऐसा है तो देन यू कैन बी मोर विजिलेंट। हालांकि हर किसी का पासपोर्ट आप चेक नहीं कर सकते, but when they are passing through that channel, you can be a little bit more vigilant and you can be more alert. So that is the way you gather. This is what you do with gathered intelligence. How do you gather intelligence? That is a long run process. You have to cultivate informants. You have to cultivate informants. वो तब होता है जब उनके पास जाके बैठो, फिर बात करो, समझो क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या चीज स्मगल हो रही है, क्या चीज आ रही होगी। Go after the thing that you know is coming. You know gold is coming, right? जूलर से बात करो कि कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास सोना इतना, बाहर से आ रहा होगा, उनसे पूछो, बात करो, बताएंगे कुछ आएगी चीजें समझ में आपको। यार तो सिंगापुर से मंगवा रहे हो कि दुबई से मंगवा रहे हो, तुम्हें सस्ता कहाँ से पड़ रहा है, बात करो, बताएगा 4 चीजें। कौन ला रहा है, हु इज द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग इट, आप खुद पैसे दे रहे हो कि कोई और ला रहा है, आप इस टाइप की डिस्कशन करो। ये तो खैर मैं बहुत ब्लेटेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको थोड़े से और सटल तरीके से पूछने होंगे, बट यू गेट टू नो ना, बिकॉज जो भी हो रहा है वो छोटे स्केल पे नहीं हो रहा होगा, बड़े स्केल पे हो रहा होगा। तो देयर विल बी अ मार्केट, देयर विल बी बायर, देयर विल बी सेलर, देयर विल बी पीपल हु विल पिच, देयर विल बी पीपल हु विल एक्सेप्ट द पिच, पीपल हु विल रिजेक्ट द पिच, राइट? देयर विल बी जूलर्स हु विल बी बाइंग दिस रॉ गोल्ड। यू कैन फाइंड आउट, यू नो, किसी का जानवरों का काम है फर का, वो बहुत हद तक बहुत इलीगल काम भी करते हैं वो लोग, बात करो उनसे।
वो कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, कहाँ से आता है, पता लगना स्टार्ट हो जाएगा आपको. यू विल स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया. दिस इज हाउ यू डू इट. दिस इज हाउ यू कल्टिवेट इंटेलिजेंस, एंड दिस इज हाउ यू गेट बेटर एट इट. बट लाइक आई सेड, एज AC baggage, this is not your prime objective. This is the prime objective of DRI, ओके. Directorate of Revenue Intelligence. इसका काम ही है इंटेलिजेंस गैदर करना, और बड़े से बड़े लेवल की, मतलब दे फंक्शन एट अ मच हायर लेवल, एंड दिस इज व्हाट दे डू. दिस इज हाउ दे डू इट. तो आपको कभी कोई ऐसे ईमेल्स या ऐसे कोई लेटर्स, अगर आप एवरी उनका, डे. तो कोई ऐसा जो स्टैंड आउट करता हो आप? There was this one smuggler who, I don't know, he hated the other smuggler. He used to call me every day. हर रोज मेरे को फोन करता. फोन करके बोलता था, सर इतना इतना सांप सोना आ रहा है, आप इसको रोको, अब इसको रोक क्यों नहीं पा रहे, ये नहीं. मैंने कहा भाई चेक हो रहा है डेली, और आपके पास कुछ है तो लिखित में दो ना, लिखित में दो, मुझे बताओ कि आपका सोर्स क्या इन्फॉर्मेशन का. देखते हैं. बोलता था, देखते भी थे, और कभी कभार होता भी था. बट दैट वाज वन गाय जिसने कसम खा रखी थी, एंड ही वाज एक्चुअली क्वाइट फेमस इन द सर्कल. लाइक एवरी कस्टम ऑफिसर न्यू कि इसका फोन तो आएगा सर आपको. आपकी ड्यूटी है ना, तो आपका अपना आप नंबर निकालेगा, आपको फोन करेगा ये. आप सुन लेना इसकी बात, आप सुन लेना, जो ये बोल रहा है चेक भी कर लेंगे, कभी कभार सच भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी खुद की हेट्रेड थी उसकी. द अदर स्मगलर वाज डूइंग मच बेटर. तो दैट वाज समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन प्रीटी मच एवरी डे. एक और जो बहुत समय से आई वांटेड टू आस्क वाज कि ये गोल्ड स्मगलिंग के हम सबसे ज्यादा केसेस सुनते हैं, तो गोल्ड इतना स्मगल क्यों होता है? परफेक्ट चीज है ना स्मगल करने के लिए. एक तो छोटा होता है, बहुत भारी होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत हाई वैल्यू होता है, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत लिक्विड होता है, बहुत डक्टाइल है, बहुत मैलिएबल है. इट इज द परफेक्ट थिंग टू स्मगल. नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, हाईली वैल्यूएबल, कैन बी ब्रॉट इन. इतना सा छोटा सा, इतना सा गोल्ड का ब्रिक आपका 1 किलो का हो जाएगा, और बहुत भारी होगा, बट छोटा का छोटा ही, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंस मेटल. अगर आप एक भी ले आए, अब सोचो कितने उसका हो गया, और कस्टम ड्यूटी है सपोज उस पर. अभी तो कोई, मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा डिफरेंस है, या गोल्ड स्मगल करने का कोई इंसेंटिव है, पर जब नहीं था और जब ड्यूटी में डिफरेंस था, तो एक झटके में 15-20%, 30% का मुनाफा. 1 किलो अगर उतार दिया आपने, तो उसका 20% प्योर प्रॉफिट. ह्यूज, यू नो. और अगर आप 1-1 किलो उतारे जा रहे हो फ्लाइट पर फ्लाइट, imagine the amount of wealth you can create. Yeah, of course. It's huge. That is why gold is a favorite. And also the nature of gold is such that not only about the market demand, एक तो बिकता है आराम से. अब फिर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया कि ट्रेडमार्क लगा होना चाहिए, ऐसे बेच नहीं सकते, और हर चीज आधार से लिंक्ड है. बट इन एनी केस अभी भी बिकता है. और उस गोल्ड में उसकी खासियत ये है कि एक तो इट इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल. इवन दो इट्स वेरी हैवी, यू कैन ट्विस्ट इट. उसको आप गर्म करके एकदम लंबा एक तार बना दो, उसको मोल्ड करके एक बॉल बना दो, तो वो ऐसा है मेटल. इट इज नॉट लाइक एल्यूमिनियम विच कांट बी ट्विस्टेड आराम से. गोल्ड का कुछ भी कर लो आप, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेटालिक क्ले सॉर्ट ऑफ थिंग. एट हाई टेम्परेचर्स इट विल मोल्ड, सो इट कैन बी टर्न्ड इनटू वेरियस डिफरेंट थिंग्स. जब मैंने देखा है गोल्ड को लोगों ने पतली पतली स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करके अपने सूटकेस के आसपास ऐसे बॉर्डर पे पूरा लगाया, जिसका देख के ऐसा लगे कि आपके सूटकेस की जो लाइनिंग है वो मेटालिक है, बट वो है गोल्ड एक्चुअली. So that was one of the many ways that we discovered gold was being smuggled, and ऐसे हम लगातार पकड़ते थे. तो जब लोग इस जैसे बैग्स में अगर कोई चीज है, तो एक तरह से फिर भी, क्योंकि एनीवेज दे आर गोइंग बाय द स्कैनर्स, तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ना एक थोड़ा सा आसान हो जाता होगा. बट जब कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, जैसे स्पेशली गोल्ड में ये बहुत ज्यादा होता है ना कि बॉडी पर किसी तरह से रखे हैं, या बहुत सारी अलग अलग तरीकों से, बहुत ही इनोवेटिव तरीकों से गोल्ड को स्मगल करते हैं अक्सर. तो वो पकड़ना, लाइक उसको सस्पिशन होना ही कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये जो तार वाला बताया, उस पर सस्पिशन ही कैसे गया? जाना ही कितना बहुत ही डिफिकल्ट. सबसे पहला सस्पिशन तो आपको स्कैनर में ही होगा. बैगेज में अगर है तो आपके पास बेस्ट तरीका या स्कैनर है या प्रायर इंटेलिजेंस है. स्निफर डॉग्स यूजलेस है उसमें. गोल्ड में हमेशा स्कैनर काम आएगा. अगर बॉडी पे है, बॉडी में कंसीलमेंट है, तो फिर जब व्हेन दे पास थ्रू द स्कैनर तब. बट आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स में अब काफी टाइट सिक्योरिटी है. हाँ. और अगर कुछ है तो इमीडिएटली द मेटालिक स्कैनर विल जस्ट गो ऑफ इमीडिएटली. एंड उसके बाद दे हैव हैंड स्कैनर्स आल्सो, सो दे विल स्कैन यू एंड सी कि कहाँ पे ज्यादा आ रहा है. कभी कभी कुछ नहीं है, शरीर पे कुछ दिख नहीं रहा है, आप पैट कर लो कुछ नहीं है, बट फिर भी बज रहा है. अगर बज रहा है तो दैट मीन्स बॉडी के अंदर कंसीलमेंट हो सकता है.
बॉडी के अंदर, inside the body. inside the body, anal cavity, vaginal cavity. I've seen small pellets swallowed also, जो कि बाद में excrete करके वो निकाल लेते हैं. That was one of the ways that gold was smuggled. It is smuggled that way. Even drugs, even narcotics. The traditional way is anal cavity. Yeah. Obviously, you can't detect it in a metal detector. But if it is gold, and it can't be a lot of gold because it's very heavy, obviously, and it can cause injury also. But yes, it is concealed. It was concealed in the body. Many times we found it. But other times, without being that sophisticated, if it is not inside body concealment, चेन कवर कर लेना, यहाँ पर चेन पहन लेना, कवर कर लेना, मेटल डिटेक्टर में होपिंग कि वो नहीं आएगा, होपिंग कि वो नहीं होगा, बट अगर वो होना होगा तो वो हो ही जाएगा, वैसे पकड़ में आ ही जाएगा. जैसे आप ये जो आई एम क्वाइट फैसिनेटेड अबाउट दिस केस, द स्ट्रिंग, जो उसने स्ट्रिंग की तरह, तो वो आप लोगों को कैसे पता चला? स्कैनर में तो स्कैनर में कुछ अलग दिखेगा. गोल्ड बहुत अलग दिखता है. गोल्ड बहुत अलग दिखेगा आपको. गोल्ड बिल्कुल डार्क दिखेगा, उसके अंदर हर चीज हल्की दिखेगी, हर चीज ऑरेंजिश ग्रीनिश दिखेगी. इवन अदर मेटल्स will appear a little bit different, but mostly the denser the object is, the lighter the color of the scan will be. Okay. Right? Your clothes will appear like orangish, but if there is something very dense, it will appear dark. Okay. So that border was burning dark, like it was black, and we could compare it, and we could obviously see this is not normal, but we see bags all day long, right? This was something that immediately came up, and although that person had worked very hard, but not hard enough. Okay. So continuing on this, what are some of the other weirdest things, especially at the airport, that you've seen? उसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि आप पोर्ट्स पर भी रहे. और हमने उस वक्त सुना था जी कि अभी डायमंड की स्मगलिंग हो रही है. Okay. और न्यूज में भी आया था. मेरे बैच में नहीं हुआ और मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ, और उसी टाइम का केस है और उसी जगह का केस है. बहुत बड़ी इंडिया की फैमिली, देयर डॉटर इन लॉ वाज स्मगलिंग डायमंड्स, एंड दे वर ट्राइंग टू कवर अप दैट स्मगलिंग बिकॉज दे वर वेरी हाई प्रोफाइल. तो हर कोई उम्मीद करता था कि इनके पास तो डायमंड्स हैं ही, बट जिस हिसाब से वो ला रहे थे वो हो गया था, एंड इट बिकेम नेशनल न्यूज. 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स वहां पर आए थे. एक केस ऐसा आया था जिसमें आदमी गोल्ड लेकर आया, आदमी ने इमिग्रेशन क्लियर किया, कस्टम में नहीं गया, वो बाथरूम में गया. अच्छा. बाथरूम में एक पर्टिकुलर क्यूबिकल के अंदर डस्टबिन में गोल्ड को डाल दिया, बाहर आ गया. एयरपोर्ट पे स्टाफ होता है, आपने देखा होगा, ट्रॉली वाला स्टाफ भी होता है. ट्रॉलीज इकट्ठी करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, अंदर लेकर आते हैं एयरपोर्ट से. देखते हो, देखा होगा. वो स्टाफ मिला हुआ था. वो स्टाफ गया बाथरूम में, उसने वो गोल्ड उठाया, ट्रॉली के बहाने बाहर लेकर आ गया. और ये हो रहा था, शक नहीं हुआ किसी को. और उसके बाद इंटेलिजेंस आई फाइनली, फिर पकड़ा हमने उसको, ले जाते. दैट वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग केस, और बहुत अच्छी प्लानिंग करके करा था इन लोगों ने. हाँ, बिकॉज अगर इनसाइडर है तो जो इनसाइडर था उसको अच्छे से समझा रखा था. ऑब्वियसली एक हद तक प्रैक्टिस हुई होगी, एक हद तक कुछ ट्रायल भी होगा. इट वुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम दैट दे डिड इट. और अगर ऐसा है तो फिर स्केल पे भी हो रहा होगा. इसका मतलब लगातार चल रहा है ये. कितनी बारी हमने अपनी आंखों के सामने से ट्रॉलियां आती और जाती देखी, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. एयरपोर्ट के अंदर वो ड्यूटी फ्री शॉप होती है जी, वहाँ भी लोग काम करते हैं. वो भी बैग लेके अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनका चेक तो होता है. Sometimes there is collusion. I have heard cases, and I have also heard cases. Airline staff कम चेकिंग होती है उनकी, relatively familiar भी हो जाते हैं कभी कभी कस्टम्स वालों के साथ, क्योंकि हर रोज डेली का काम है उनका भी और उनका भी. You might get to places and you might even become friends and whatever. It doesn't typically happen, but they know. Many cases. Pilots, air hostesses. तो इसके बाद जो दूसरी चीज पर आते हैं कि एक तो गोल्ड स्मगलिंग इज अ वेरी बिग थिंग, उसके अलावा ड्रग्स अगेन इज अ बिग प्रॉब्लम. तो बिना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस के ड्रग्स जैसे प्रोडक्ट्स को मुश्किल है. इवन आइडेंटिफाई करना भी कितना मुश्किल है.
आइडेंटिफाई करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है. हाउ डू यू नो इट इज कोकेन और हेरोइन? यू डोंट नो. इट विल जस्ट बी अ पाउडर. पहले तो आप पाउडर ढूंढो, फिर आपको ये कैसे पता चलेगा पाउडर नार्कोटिक है? केमिकल टेस्टिंग के बिना पॉसिबल है नहीं. देयर आर सम ड्रग्स दैट यू स्टिल कैन फाइंड आउट, बट फाइंडिंग देम आउट इज हार्ड. ऑल्सो इन मोस्ट केसेस एयरपोर्ट इज नॉट द बेस्ट वे टू ब्रिंग ड्रग्स फॉर अ स्मगलर. एयर कार्गो से कोशिश करेगा, कोरियर से कोशिश करेगा. कोरियर टर्मिनल is one of the best ways, that is a favorite way of smuggling drugs. लोग डार्क वेब पे करते हैं ऑर्डर और कोरियर से आ जाता है. बट ऐसा वो कितने हजारों लाखों करोड़ आते हैं. आप ये सोचो ना, कोरियर जैसा पैकेज, छोटा सा पैकेज कितना आता होगा इंडिया में डेली बेसिस पे? सोचो, छोटी शिपमेंट है, कंटेनर तो है नहीं, बिल्कुल कितने हजारों लाखों आते होंगे. हर चीज स्कैनर से जाती है कोरियर टर्मिनल में भी. But again, it's hard to stop. अब खोलोगे नहीं, you can't open everything, ना? Something will get through, and that is the way drugs get through in small quantities. But when you talk about very large quantities, फिर वो DRI और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लेवल पे ही इंटेलिजेंस होती है, तब पकड़े जाते हैं. वो कंटेनर्स में पकड़े जाते हैं, एयर कार्गो में पकड़े जाते हैं, पेटियां की पेटियां पकड़ी जाती हैं, sometimes even at the airport. But yes, catching drugs is a matter of intelligence. Not vigilance, essentially, I would not say. You can't spot them. Sniffer dogs, maybe, but it's very random. Maybe a sniffer dog will find it. And also, maybe not all drugs may emit some smells or anything like that, right? Okay. और किसी तरह का कोई ऐसा, I don't know, it's weird to ask maybe, but किसी तरह का कोई ऐसा स्कैनर नहीं है which can specifically detect drugs or things like this? Not in my knowledge. Like any narcotic substance? Not in my knowledge. Narcotic substances are in a wide variety. And this actual drugs that are consumed by people is not the only thing that you are looking for. Okay. You are looking for precursor drugs also. Okay. The raw materials. Precursors. हाँ. Ephedra, for instance, is used to make crystal meth. Even crack. Ephedra banned है. Ephedra को पकड़ना कैसे? At one point it was legal, but now it is not. So you are looking for ephedra. It's a precursor drug, and it's not easy to find. And people will probably not bring it in their baggage. It will come in a drum. It will come at the airport. It will come at a seaport, and it will get cleared through there only. हजारों लाखों कंटेनर्स में से कौन से कंटेनर में ephedra है या नहीं है, ये पता करना बहुत मुश्किल है. इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए आपको. तो एक्चुअली अगला क्वेश्चन इसी बारे में था कि पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर्स जो रहते हैं वो ड्रग पेडलर्स को उनको पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? पकड़ पाते हैं. क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? मतलब क्यों नहीं उतना पकड़ पाते हैं जितना आप. द क्वेश्चन इज कि अगर ऐसा है तो व्हाई आर ड्रग्स अवेलेबल? वही कि if we are catching everything, then why? We aren't catching everything. Yeah. We are not. No country is. अमेरिका में ड्रग्स नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल, मतलब इन जनरल. बट हम वही ड्रग्स स्मगल हो जाते हैं ना. समझो ड्रग्स का नेचर, ड्रग्स कंजम्पशन के लिए होते हैं ज्यादातर. बिकते तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए हैं, या ड्रग एडिक्ट को ही बिकते हैं. वो कितना होता है? इतना सा होगा, कुछ भी होगा, जो पाउडर होगा, दवाई होगी, इंजेक्शन जो भी है, इतना सा होगा, वो हजारों रुपए का. तो इट इज वेरी लो वॉल्यूम, वेरी हाई रेवेन्यू, वेरी हाई amount of money will be involved. It's very compact, lucrative, yeah. Very lucrative. थोड़ा सा भी एक आध shipment भी ले आना is a big deal. So we don't know where it is coming from, but we know it's coming, right? And the only way to stop it is you get to the root. A drug peddler is not the root. He is a person in the supply chain. There are drug peddlers, and then there are drug peddlers, there are distributors, and then there are masterminds, and then somewhere there is a lab or there is a farm. To find that out is a function of intelligence. Customs एक पॉइंट, एक बॉर्डर, एक चेक पॉइंट है. उसको अगर बार बार कुछ मिल रहा है तो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डेटा है. आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, वो उस डेटा को यूज करेगा उस फार्म तक या उस लैब तक या उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए. बट ये बीच की जो लेयर है, ये उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है. उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मास्टरमाइंड को पकड़े, वो रैकेट को बस्ट करे, लैब को बस्ट करे, वो है फिर मेन चीज. ओके. क्या जो कस्टम एंड जीएसटी ऑफिसर्स जो रहते हैं वो भी रेड्स कंडक्ट करते हैं?
करते जैसे इनकम टैक्स में होता है, करते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि इनकम टैक्स में तो बहुत अलग तरह की है, बहुत पर्सनल, मतलब पर्सनल पे बेस्ड है, बट कस्टम्स में तो क्योंकि आप जो चीजें आ रही हैं उनको आप कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं, सही। तो वो उसका प्रोसेस क्या रहता है जब कस्टम्स में rates Income tax is direct tax. हम्म, Therefore, a raid of income tax is on the taxpayer. The objective of the raid of income tax is to find out sources of revenue that can't be accounted for. okay. Essentially ये है कि आपने टैक्स इवेजन करी है या नहीं करी है, उसको डिटरमिन करने के लिए रेड होगी। रेड में या तो अनअकाउंटेड फॉर कैश ढूंढेंगे वो, या वो कोई ऐसा हिसाब ढूंढेंगे जिससे प्रूव हो कि आपके पास अनअकाउंटेड फॉर कैश है या था, जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि क्योंकि अनअकाउंटेड फॉर है और आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसीलिए आपने मोस्ट लाइकली टैक्स की चोरी करी है, और क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है और आपने ये वाले रूल्स वायलेट करे हैं, इसलिए आपका इतना टैक्स, इतनी पेनल्टी बनती है। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। कस्टम में और जीएसटी में आपने सही कहा, गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है। गुड्स की कैसे होगी? ऐसे ही होती है। कंटेनर आया सपोज किसी पोर्ट पे, कंटेनर इज अ ह्यूज थिंग, राइट? जिस कमरे जितना बड़ा होगा और उसके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, बहुत वॉल्यूम होती है उसके अंदर, टनों के हिसाब से, मेगा टन के हिसाब से उसमें सामान आता है। उसके अंदर पेटियां भी हो सकती है, उसके अंदर रॉ मटेरियल भी हो सकता है, उसके अंदर कपड़े भी भरे हो सकते हैं, उसके अंदर केमिकल भी हो सकता है, उसके अंदर डब्बे या ड्रम्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट दैट इज बीइंग इंपोर्टेड। कस्टम्स के पास टूल्स हैं कुछ जो कि उसको इंडिकेट करते हैं किस टाइप के कंटेनर को किस हद तक इंस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ रिस्क पैरामीटर्स उसको फ्लैग करते हैं। जैसे आप थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? हाँ, so there is a system called RMS, Risk Management System. Okay. RMS is a very robust digital infrastructure system. इंडिया में आप जानते हैं बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। यहाँ तो सिर्फ सी पोर्ट्स की बात हो रही है, देयर आर एयरपोर्ट्स ऑल्सो, है ना, एयर कार्गो पोर्ट्स ऑल्सो, देयर आर ड्राई पोर्ट्स ऑल्सो। बहुत कुछ इंडिया से आता है, बहुत कुछ इंडिया में जाता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शिपमेंट्स, राइट? हाउ विल यू चेक दैट? एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था, ग्रीन चैनल वर्सेस रेड चैनल की प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। आप कैसे चेक करोगे हर शिपमेंट? नहीं कर सकते ना। तो 99% ऑफ द शिपमेंट्स विल पास थ्रू विदाउट चेकिंग। हाउ विल यू नो विच 1% टू चेक? एयरपोर्ट पे तो चलो आप खड़े हो, आपके पास पैसेंजर मैनिफेस्ट है, आप प्रोफाइलिंग कर सकते हो, बट गुड्स में क्या करोगे? आरएमएस यही करता है। आरएमएस रिस्क पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है। रिस्क पैरामीटर्स में उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हुआ कि जो ओरिजिन है, पोर्ट ओरिजिनल पोर्ट, वो क्या है, कितना सेंसिटिव है, दुबई से चला था कि शंघाई से चला था, लॉस एंजलिस से चला था, कौन से पोर्ट से आ रहा है? सम पोर्ट्स आर मोर प्रोन टू दिस। दूसरा, आइटम क्या डिक्लेयर्ड है? आइटम क्या डिक्लेयर्ड है? अगर आउटराइट स्मगलिंग हो रही है और बड़े स्केल पे हो रही है तो मिस डिक्लेरेशन तो होगा ही, ऑब्वियसली वो डिक्लेयर करके तो लाएगा नहीं। सही बात है। क्या रेट ऑफ ड्यूटी है? जो ड्यूटी डिक्लेयर करी है उसने, क्या उस जैसे आइटम्स हैं ऐसे जो उसकी आड़ में लाए जा सकते हैं एट अ लोअर रेट ऑफ ड्यूटी? तो वो सेंसिटिव आइटम हो जाता है सिस्टम के लिए, वो फ्लैग करने लगता है। क्या पिछले कुछ महीनों में इस टाइप के आइटम के इस टाइप के पोर्ट से कुछ डिटेक्शन हुए हैं? अगर हुए हैं तो उसका रिस्क पैरामीटर को थोड़ा सा बढ़ा देगा। इन सब फैक्टर्स के हिसाब से एक ऑफिसर, एक कस्टम्स ऑफिसर जब किसी कंटेनर को क्लियर करता है तो वो जाके देखता नहीं है उस कंटेनर को, वो अपने कंप्यूटर पे बैठा होता है और अपने सिस्टम पे वो क्लिक करके निकालता है उसको। आरएमएस उसके स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट देगा कि आरएमएस के हिसाब से ये इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफिसर को, ये चेक कर लीजिए, इतना चेक कर लीजिए। फिर जाके फिजिकल इंस्पेक्शन का स्टेज आता है। वो बोलेगा कि ऐसे ऐसे है, इसको रोकना है और इसमें इतना देखना है। फिर कोई ऑफिसर जो उसका जूनियर ऑफिसर होगा जाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करेगा और रिपोर्ट देगा कि मैंने देखा, इतना देखा, ये मिला मुझे, फिर निकालेगा वो उसको। दिस इज द टिपिकल प्रोसेस। अब इसका एक एक्सट्रीम वर्जन, समथिंग वेरी ब्लेटेंट एंड समथिंग वेरी रॉन्ग इज हैपनिंग। जीएसटी का ले लीजिए एग्जांपल आप। अब जीएसटी का बहुत बड़ा लूप होल जो था वो था फेक इनवॉइसेस वाला जी। जब जीएसटी आया तो बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल करा, अब्यूज करा, बहुत नाजायज तरीके से बहुत सारा पैसा बनाया। अभी फेक इनवॉइसेस, कोई ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं हुआ। आपको मैंने
इनवॉइस दी 100 रुपए की, 18% उस पर जीएसटी लगाया और 18% का रिफंड ले लिया सरकार से, क्योंकि वो टैक्स है, और फिर कुछ दिखा दिया, और वो इनवॉइस एक दूसरे को इनवॉइस दे दे के ही रिफंड ले जा रहे है ना। ऐसे बहुत बहुत सारा पैसा लोगों ने इकट्ठा करा। अब ये रैकेट बस्ट करने के लिए सर्च इज वाइडली सर्च। अब जिसने भी वो जीएसटी सर्टिफिकेट लिया है वो ऑब्वियसली ऑथेंटिक तो होगा नहीं, बिल्कुल, उसमें एक एड्रेस होगा। अगर आपको लग रहा है फोरेंसिक्स के बाद और अकाउंट्स देखने के बाद, अपनी डेटाबेस चेक करने के बाद, यार ये एक ही जीएसटी नंबर पे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही है, कहाँ पर है इसकी फैक्ट्री या यूनिट, और जरूरत पड़ती है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और अगर एक्चुअली में फेक इनवॉइसेस वाला है तो इट विल बी अ फेक एड्रेस। फिर आप पता करोगे जब फेक एड्रेस लिया था जीएसटी का तो इसने केवाईसी करवाई होगी, केवाईसी में क्या एड्रेस है, वो भी फेक है क्या? अगर वो फेक है तो आधार भी फेक होगा। तो ऐसे ऐसे यू स्टार्ट टू ट्रेस, एंड वंस यू फाइंड वन यू कैन फाइंड द अदर्स। सो दिस इज द जॉब ऑफ अ जीएसटी इंटेलिजेंस ऑफिसर, एंड दैट इज हाउ यू डू दिस। एंड यू रेड, फिजिकली गो, रेड तो वर्ड यूज ही नहीं होता वैसे, द वर्ड इज सर्च। सर्च, अगर आपको सर्च करनी पड़ रही है तो आपके पास पहले से इंटेलिजेंस होनी चाहिए और रीजन होने चाहिए। मुझे सर्च करनी है, क्यों सर्च करनी है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मुझे लग रहा है कि मुझे मिलेगा। और उसके बाद एक सीनियर ऑफिसर सैंक्शन करेगा उसको, साइन, ही विल हैव टू साइन। यू कांट डू अ सर्च विदाउट अ सर्च वारंट। सर्च वारंट मिलेगा आपको, फिर जाओगे आप उस प्रेमिस पे एक टीम लेकर। तो ये है सारा का सारा। तो क्या जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जैसे हम अक्सर इनकम टैक्स में ये बहुत सुनते हैं कि किसी बड़े पॉलिटिशियन के यहाँ रेड मारने के लिए गए थे या सर्च करने के लिए गए थे, तो क्या कस्टम्स और जीएसटी वाले में ऐसे हाई प्रोफाइल सर्चेस होते हैं? तो उनके बारे में आप बताएं हमें कुछ। उसमें देखिए, एक तो ये कि उसमें क्या मतलब उसमें चैलेंजिंग कितना होता है, क्योंकि आप एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उस पर आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारा बैगेज आता है ना। बैगेज आता है। अगर हाई प्रोफाइल है तो एक तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्डनेस क्या है इसके अंदर, जितना ज्यादा हाई प्रोफाइल होगा उतना प्रोफेशनली सर्च करना जरूरी है। वैसे तो कहीं भी अलाउड नहीं है कि आप अनप्रोफेशनली करो, बिल्कुल, बट हाई प्रोफाइल के केस में ज्यादा प्रोफेशनली करते हैं। प्रोफेशनली से क्या मतलब है आपका? कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, ओके, कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं होनी चाहिए। द टाइमिंग ऑफ द सर्च शुड नॉट बी वियर्ड। रात को 12 बजे 2 बजे आप पहुंच गए जबकि जरूरत ही नहीं है उसकी, है ना। ये सब चीजें देख के आप करते हो वो सर्च। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर हाई प्रोफाइल है कि आपको प्रेशर डालने के लिए कोई फोन करेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप अपने सीनियर्स को प्रिपेयर करके आते हो, हालांकि सैंक्शन ही उन्हीं से मिलता है तो दे आर तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कॉल उनको जाएगी। हाई प्रोफाइल है, कोई पॉलिटिशियन है तो कॉल जाएगी। बट नॉर्मली क्या होता है कि टैक्स का केस, टैक्स का मैटर ना, इट्स सो टेक्निकल कि वो बहुत ज्यादा नहीं घुस पाता है उसमें। कोशिश भी करते हैं तो हो नहीं पाता कुछ खास उनसे, दे आर नॉट एबल टू डू मच। क्योंकि अगर कोई टैक्स का मैटर है, बुक्स में पकड़ा जाएगा, डेटा में पकड़ा जाएगा, काफी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। कहाँ जाओगे छुप के? अगर either you have done it or not ना। Sometimes there are gray, but most of the time अगर कुछ है blatant है और अगर वो आ गया तो वो आ गया, फिर मतलब उसको छुपाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हाई प्रोफाइल आदमी के प्रेशर में बचाना भी चाहे तो आसान नहीं होता है बचाना। इट इज नॉट ईजी। इट इज नॉट लाइक द पुलिस की यार चलो अब छोड़ना है या रखना है इसको, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी बुक्स पे है, कुछ भी आप पेपर पे ले आए अगर तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना ही पड़ेगा आपको। देयर मे बी लूप होल्स, देयर आर ग्रे एरियाज, लीगल ग्रे एरियाज, बट टिपिकली इट इज ऑलरेडी ऑन पेपर। इफ यू कॉट इट, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू एस्केप देम। So that is the problem. कभी आप इस तरह की सिचुएशन रहे जब आपको ऐसा प्रेशर फील हुआ हो? हाँ, अगर आप डिस्क्लोज कर सके कुछ उसके बारे में। मैं ज्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में, पर मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि एक ऐसा केस था जो देयर वाज अ यूनिट इन माय जुरिसडिक्शन, कंट्रोवर्शियल यूनिट था वो, उस पर पहले कुछ केसेस हुए थे और आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर। दैट पर्सन पुट प्रेशर on a lobby. That lobby put a pressure on my commissioner. That commissioner put a pressure on me. पीछे पड़ गए वो मेरे कुछ देर तक, और उन्होंने बहुत कॉल करके मुझे बहुत कुछ बोला। एक फाइल थी, फाइल को निकालना था उसमें। I had to make a decision. वो चाह रहे थे, इनफैक्ट अजीब सा केस है, वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनका काम मतलब हेल्प करें। He wanted to shut it down.
wanted his work to He be shut wanted down. that guy's work to be shut down. अच्छा, And he had his reasons. हाँ, It is not clear to this day. ठीक था या गलत था, बट वो चाहते थे कि ये कोई चीज एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करने देनी इसको, गलत चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, गलत चीज है ये, गलत कर रहा है, लीगल लूप होल एक्सप्लॉइट कर रहा है, रोको इसका एक्सपोर्ट। बहुत प्रेशर दिया, पर ऐसे कोई लीगल ग्राउंड मिला नहीं मुझे। आई वाज नॉट एबल टू फाइंड दैट लीगल ग्राउंड। मेरे को बहुत दिक्कत हुई उनका प्रेशर को विथस्टैंड करने में, और मुझे भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला उन्होंने, बट कोई बात नहीं, हो जाती चीजें। तो इस तरह की चीजों से फिर किस तरह बाहर आ, मतलब उसमें उससे डील कैसे करते हैं? यार देखो, हर चीज पेपर पे हो रही है। ही माइट बी कमिश्नर, बट ही हैज ऑल्सो टू साइन ना। और अगर मैं फाइल ऊपर भेजूंगा और मैं कोई ऑब्जर्वेशन लिख के भेजूंगा तो उसको खारिज करेंगे कैसे? इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी। एंड इन दिस जॉब, चाहे आप IAS में हो, IPS में, IRS में हो, अगर आपके सामने कुछ है, आपको उसको फाइल पे लाना ही पड़ेगा। गलती नहीं करी है ना तो एंड में बच जाओगे। हो सकता है कोई तंग कर दे आपको, बट एंड में आप निकल आओगे, बच जाओगे। यही तो इसकी वो है ब्यूटी। दिस इज द होल ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑल्सो एंड द टेरेबल ब्यूटी ऑल्सो, आई वुड से, बिकॉज आप ठीक काम करने के लिए भी टारगेट हो सकते हो, बट इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द गेम एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द गेम, स्मॉल प्राइस टू पे। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, बट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम डर के बैठ जाएं। This is not a reason to shun this job. It's a great opportunity. And it comes with a package. जब बड़ा काम करोगे, important काम करोगे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, बहुत बड़ी सरकारी रैंक पहनोगे, और लोगों के बिजनेस पे सवाल उठाओगे, लोगों पे सर्च करने की बात करोगे, और उनको करोड़ों की ड्यूटी का डिमांड दोगे, शो कॉज नोटिस दोगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ ना करे आपको? इट इज नॉट पॉसिबल। So how common is this pressure tactics, जो स्पेशली कमिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस, जो कि एक तरह से एग्जीक्यूटिव के ऊपर है? IRS में रेयर है, कम होता है। IRS में कम होता है, रेयर होता है। ज्यादातर जब कुछ गलती मिलती है तो वो बंदा अपने आप ही क्रम्बल कर जाता है, क्योंकि सामने वाला बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन होगा, इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, वो क्रिमिनल नहीं होता है। उसको अपना काम चलाने से मतलब होता है, उसको आपसे लड़ने से मतलब नहीं है। इट इज नॉट अ चोर पुलिस की आप भाग रहे हो और वो कूद कूद के छत के ऊपर कूद के जा रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, नहीं होता है। वो तो कोशिश करेगा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दैट इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस। प्रेशर तक बात आती नहीं है, क्योंकि प्रेशर उस पर होता है, खासकर अगर आप गलती पकड़ चुके हो तो। और अगर ऐसा कुछ है कि बहुत ही बड़ा है तो हो सकता है आए ऊपर से आपको, और अगर आएगा तो वन वे टू हैंडल इट इज समबडी इज टेलिंग यू टू डू समथिंग। कोई मांग रहा है आपसे कुछ करने को, यू आस्क देम कि सर आप रिटन इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। दिस इज व्हाट आई डिड इन दैट केस ऑल्सो। इट इज नॉट क्लियर टू मी अंडर विच रूल्स दिस में बी अप्लाइड, प्लीज डू गाइड एंड प्लीज रिकमेंड। ऐसा मैंने लिख के भेजा, फिर जवाब मुझे ये आया कि यू आर द ऑथराइज्ड ऑफिसर टू टेक अ कॉल ऑन दिस केस एंड देयरफॉर प्लीज एक्सरसाइज योर बेस्ट जजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इफ यू आस्क, मतलब वही कि अगर हम फॉर्मल तरीके से करने लगे ना, बट अल्टीमेटली किया नहीं, हो गया, बच गए, ट्रांसफर हो गया, उन्होंने आपस में बात सुलटा ली, मुझे नहीं पता क्या हुआ। इट वाज फाइन बाय मी, बट यस आई फेल्ट इट एंड आई डोंट थिंक आई वुड बी डूइंग एनी डिसेंट जॉब इफ आई डिडंट फील दिस। ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है। सही बात है। इसके अलावा जो IRS है ना, उसको करप्शन को लेकर भी कई बार काफी टारगेट किया जाता है, स्पेशली इनकम टैक्स वाली साइड पे ज्यादा किया जाता है ये चीज को लेकर। तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि करप्शन किस तरह से IRS में? परसेप्शन ऑफ करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन है उसमें, तो कोई शक नहीं है उसमें। करप्शन इनकम टैक्स में, करप्शन है IAS में, हर जगह है। IRS में बदनामी बहुत ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि टैक्स से डील करते हैं ना, दे आर डीलिंग विद मनी टू बिगिन विद। दे आर, उनका टैक्स पेयर मर्डरर और चोर नहीं है, नॉट अ रेपिस्ट like the person the IPS officer has to deal with. They are not potential terrorists, businessmen हैं। तो जो उसने गलती करी है वो essentially पैसे की गलती होगी। The primary thing which is going around is greed. heinous crime तो हो नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में पैसा एक्सचेंज भी ज्यादा करता है हैंड्स, और यू आर डीलिंग विद मनी ऑल द टाइम। यू आर डीलिंग विद पीपल हु डील विद मनी एंड देयर इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। दे वांट टू कंटिन्यू टू डू इट। You don't want to kill them, you don't want to put them in jail, you just want them to stop. आपका काम है रेवेन्यू लीकेज स्टॉप करना। Exactly. Okay, in the process आपने किसी को
टांग नहीं देना है, वो आपका काम नहीं है, ना आपके पास वो लॉ है, ना आपके पास वो पावर है। एक पॉइंट पे अरेस्ट की पावर होती थी, अब नहीं है इस डिपार्टमेंट में। तो आप जो भी करोगे आपको तरीके से ही करना पड़ेगा। करप्शन का एलिगेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? आपने अब बिजनेसमैन को पकड़ने की कोशिश करनी है, वो सामने से बिजनेसमैन है बट वो अंदर से चोर है शायद इसी टाइप के आदमी को पकड़ना चाहते हो ना आप, 100 में से एक हो सकता है ऐसा। बट अगर वो ऐसा है तो वो आपकी कमजोरी भी समझता है। अब आप सरकारी ऑफिसर हो और आपके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स करे जा सकते हैं, खाली कंप्लेंट्स। और क्योंकि ये पैरानोया वाला एक कल्चर चालू हो जाता है, पैसे के साथ डील कर रहे हैं, पता है कि होता है, पता है कि दोनों साइड्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड होंगी करप्शन में, इसीलिए परसेप्शन ऑफ पैरानोया भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए स्क्रूटनी बाहर की एजेंसीज की वो भी बहुत ज्यादा है, सीबीआई की, और इंटरनल स्क्रूटनी भी बहुत ज्यादा है। और एक पैरानोया है, एक शक का माहौल है, क्योंकि डील ही रेवेन्यू से हो रहा है। और जो लोग हैं वो है ही ये बिजनेसमैन है, और जो देने वाले, पैसा देने वाले पार्टीज हैं वो, दिस इज द टाइप ऑफ पार्टी दैट पेज ना, द करप्ट बिजनेसमैन विल पे, एंड देयर इज नो शॉर्टेज, देयर आर ऑलवेज देयर। दिस इज द रीजन इट इज perceived as being more corrupt, but actually I don't think it is. You don't think there is as much corruption? I do not think compared there is, to other services. Correct. No. There is not. I don't know about other services में कितना corruption है. I'm saying there is not as much corruption as the perception is suggesting. On that I am very clear. वो नहीं है। क्योंकि बाहर से तो हम जब देखते हैं तो अक्सर ये लगता है कि उनके पास एवेन्यूज ज्यादा हैं करप्शन करने की, तो मोस्ट लाइकली करते होंगे वैसा। तो 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड के 3 सेकंड स्नैप जजमेंट बनाते हैं। IRS है, रेड करता होगा, इतने सारे पैसे मिलते होंगे, और पता नहीं ये तो सोने के महल में ही रहते होंगे। दिस इज द assumption, दिस इज नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। तो लेकिन आप कैसे, मतलब आपको क्या लगता है, जैसे आपके ऑफिसर में, आपके डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर्स होंगे जो कि करप्ट होंगे, अगर आप परसेंटेज में उसको करप्शन की डेफिनेशन भी डिफाइन करनी जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट ऑफ करप्शन। कुछ भी, मतलब कुछ भी जिसमें कैश और काइंड दोनों इंक्लूडेड है, बिल्कुल कुछ भी किया हो कभी भी, उस हिसाब से मेरा एस्टिमेट है 50 से 60%। 50 से 60% करप्ट होंगे। 50 से 60 ऑफ द पीपल। हाँ, 50 से 60% ने कभी ना कभी बिल्कुल स्ट्रेट एंड नैरो पाथ को छोड़ के कुछ इधर उधर का कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है, हुआ उनके साथ। ये मेरा स्पेकुलेशन है, बट ये कोई डेटा नहीं है। यू मस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट इतने बड़े, स्टिल अ लार्ज नंबर फॉर सच अ prestigious service to have. I'm talking about the department, not the service, because the department includes all the subordinate ranks also. Yeah. Superintendents, inspectors, hawaldars. The IRS only come into the picture at a certain level. Assistant commissioner से start होता है IRS, goes all the way up. I'm talking about the entire department. IRS officers में I think that ratio will be much less. Okay. तो जब आप इतने सारे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एज एन IRS ऑफिसर, तो कभी आपको डर लगा एज एन IRS ऑफिसर? रिस्क फॉर माई लाइफ। तो आप उसके बारे में और हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? नहीं, मेरी वैसी पोस्टिंग नहीं हुई, मेरे को नहीं हुई मेरी। हो सकती थी अगर मैं उस डायरेक्शन में जाता तो, बट नहीं गया मैं, नहीं हुआ मेरे साथ। बट मैंने सुने केसेस कभी कभी और हो जाते हैं। वन टाइम आई वॉज कंडक्टिंग अ ब्लॉकेड, इट वॉज नॉट अ सर्च। देयर वाज एन इंडस्ट्रियल एरिया जिसके आसपास हमने नाका लगाया हुआ था, क्योंकि बार बार हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे ट्रेड को। और एक प्रैक्टिस चल रही थी वहां पे कि वो दे वर नॉट फॉलोइंग अ रूल। ठीक है, दे हैड टू एम्बॉस MRP, वो MRP एम्बॉस करे बिना निकाले जा रहे थे। और गवर्नमेंट का एक बेनिफिट होता था, 12% कम टैक्स देना होता था उसमें, उनको मिलता रहता था। और पूरी इंडस्ट्री कर रही थी, मतलब वो एग्जेम्पशन में हो या ना हो, दे वर डूइंग इट। उसको रोकने के लिए हमको नाके लगाने पड़े पूरे हर जगह। उस नाकों में एक नाके पे एट वन चोक पॉइंट देयर वाज एन इंसिडेंट। किसी को रोका, मैं नहीं था उस वक्त, बिकॉज मैंने तो आई वाज इन अ कार एंड आई हैव टू कीप मूविंग एंड आई डिड नॉट टेल एनीबडी वेयर एग्जैक्टली आई एम, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हेन आई एम यूजिंग दिस, कौन से चेक पॉइंट पे कहाँ पर क्या हो रहा है। और तो और मुझे मेरे ख्याल 15 या 20 लोगों को डिप्लॉय करना पड़ा, 2-2, 3-3 हर एक चेक पॉइंट पे। अब मुझे क्या पता कौन कहाँ पे किससे पैसे ले रहा है, नहीं ले रहा है।
तो आई हैड टू कीप द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर देम ऑल्सो। तो मैं घूमता रहा गाड़ी में, हर जगह कॉल आ रहे थे मुझे कॉन्स्टेंटली। फिर आई हर्ड कि एक चेक पॉइंट पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने धमकी दी, रोका होगा उसके ट्रक को ऑफिसर ने, उसको लगा होगा कि मेरे इलाके में मुझे कैसे रोक रहा है, और समथिंग अ थ्रेट वाज इशूड, दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ इट। आई हैव नॉट गॉन फर्दर इनटू द लाइन ऑफ डेंजर। ओके एक और जो जिस बारे में मैं काफी समय से फैसिनेट रहा हूँ, विच इज कि हम आजकल बहुत ज्यादा ईडी, एनसीबी, इन एजेंसीज का नाम न्यूज में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो इनमें जब जाते हैं जो भी आईआरएस ऑफिसर्स अक्सर जाते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है उनमें जाने का? इनमें से डेपुटेशन निकलती है उसमें, ओके, यू हैव टू फिल अ फॉर्म, बट डू यू नीड some special abilities or some special skills maybe? some special skills are welcome. I don't think they are being tested for. The skill that I think सबसे बड़ा skill तो इन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए इंटेग्रिटी, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, बिग सम्स आर इन्वॉल्व, और इनवेरिएबली ईडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ओनली गो आफ्टर बिग फिश एंड वेरी वेरी बिग फिश। तो उस हिसाब से दे नीड टू बी एबल टू विथस्टैंड दैट। इंटेग्रिटी इज इंपॉर्टेंट, सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Integrity and secrecy, and of course then you need to have a forensic mind. एक माइंड चाहिए आपको ये समझने के लिए कि एक क्रिमिनल माइंड सोचेगा कैसे करेगा वो 1000 करोड़ रुपए का घपला। अगर करेगा तो क्या हो रहा होगा, और अगर हो रहा होगा तो हाउ कैन यू चेक दैट हाइपोथेसिस। आपको पता है कि कहाँ से हवाला होता है, आपको ये भी पता है कि हवाला क्रिप्टो से होता है, पकड़ोगे कैसे एग्जैक्टली और अगर पकड़ोगे तो किसका पकड़ा जाएगा? ये सोचने के तरीके, यू नीड टू हैव दैट अ लिटिल बिट ऑफ अ माइंड दैट इज एबल टू थिंक like a economic offender, not a typical criminal. This is not the mindset of a typical criminal. चोरी कर ले, चेन स्नैचिंग कर ले, गाड़ी चुरा ले, ये माइंडसेट नहीं है। ये इकोनॉमिक ऑफेंडर, वाइट कॉलर क्रिमिनल, स्मार्ट इंटेलिजेंट क्रिमिनल का माइंडसेट है। वैसा सोचने की कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है उस कम्युनिटी में, इंटेग्रिटी, सीक्रेसी, ये मेरे माइंड में समझ में आते हैं। ये स्किल्स होंगे उनके। ओके तो जैसे ये जो अक्सर हम सुनते हैं कि 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का घोटाला, और ये तो ये लोग तो जब पकड़े जाते होंगे तो दीज मस्ट बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल्स, राइट? इनको तो हम जेल में भेज सकते होंगे। है तो मोदी, नीरव मोदी, हाँ नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तो बैंक से ही पैसा ले ले, तो ये तो है ही क्रिमिनल्स। आई मीन ऑफ कोर्स इनके तो वारंट्स इशू हुए हैं, एक्स्ट्राडिशन करना पड़ रहा है। 100% दे आर सीरियस क्रिमिनल्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। तो क्या इन्हीं तरह के लोगों के पीछे ईडी जैसी एजेंसीज जाती हैं? ओके और इसके अलावा एनसीबी में भी कुछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसेंशियली 2 मैंडेट्स हैं। एक ऑब्वियसली ड्रग्स को कम करना है, एनडीपीएस को एनफोर्स करना, एनडीपीएस एक्ट मेनली। दूसरा एक फ्रिंज एलिमेंट जो उनका है, नॉट द मेन एलिमेंट, कॉपी कल्टीवेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एनडीपीएस एंड ड्रग्स, वो फिर एक अलग, बिल्कुल अलग डिस्कशन है। वो इकोनॉमिक ऑफेंडर टाइप नहीं होगा, वो अलग कैटेगरी का एक प्राणी होगा। वो पैसा टेररिज्म से लिंक्ड हो सकता है, वो पैसा बहुत डीपली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक हो सकता है, कस्टम में भी हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट थोड़ा इकोनॉमिक नेचर का है। यू नो इट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एजेंसीज लाइक एनसीबी, then you're talking about a completely different type of offender. This will not be only an economic offender. They will have some roots in organized crime. There will be some network. There will be some deep collusion. And there will be some terror funding. There might be other agencies involved. There will be foreign players involved. So that is a much different ballgame. Yeah. इसके अलावा अब हम अगर आगे से बढ़े कि आपने रिजाइन करा आपकी जॉब से, आईआरएस में सिलेक्शन ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है, तो फिर क्यों आपने रिजाइन करा? मेरे लिए तो ऑनेस्टली बताऊं तो इट वाज अ इजी डिसीजन। जब मैं आईआरएस में गया था तो मुझे पता चल गया था कि टैक्सेशन मैं नहीं कर पाऊँ सर जिंदगी, मेरे एप्टीट्यूड की चीज़ नहीं है। दूसरा, मैं चाहता था कुछ और चीज़ें करना। वहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है आईआरएस में। फॉर मी, आफ्टर हैविंग डन इट फॉर 7-8 ईयर्स, यू नो ये कहाँ लेके जाएगा आपको। यू नो पहले आप ये बनोगे, फिर आप ये बनोगे, फिर ये बनोगे। नथिंग एक्साइटिंग, मज़ा नहीं आ रहा था मुझे।
मुझे चाहिए था कुछ और, कुछ बढ़िया, कुछ डायनामिक। हम्म, और जो IRS का बेनिफिट है वो मुझे लगता है कि फ्रैंकली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे मिल चुका था, एट एक्सपीरियंस्ड इट। हम्म, आपके जो फर्स्ट 4-5 साल होते हैं ना, इन ऑल दी सर्विसेज, दे आर द गोल्डन पीरियड्स, जिसमें आप फील्ड की पोस्टिंग एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप बाबू बन जाते हो, फाइल वर्क करते हो, मैनेजमेंट करते हो, डिस्कशंस करते हो, मीटिंगें लेते हो, ठीक है, यू आर मच क्लोजर टू द टॉप, पॉलिसी बनाते हो, एकेडमिक थ्योरेटिकल चीजें हैं, ग्राउंड में नहीं जाते हो फिर आप। फॉर मी दैट पीरियड वाज ऑलरेडी ओवर एंड आई वांटेड सम डायनामिज्म। लाइक मेरा नेचर भी ऐसा ही है, दैट इज व्हाई आई डू यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आई वांटेड टू गेट आउट, बट इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू गेट आउट। आई वाज एबल टू गेट आउट आफ्टर सो लॉन्ग ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, कोविड के टाइम पर लॉकडाउन ने मेरे को थोड़ा सा मौका दिया कि अब मैं सच में सोच के बैठे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था टू एक्चुअली थिंक। रेस्टलेस तो था, जाना तो चाहता था, बट यू नीड टू बिल्ड समथिंग, राइट? यू नीड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, टू नो कि जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, करूंगा तो करूंगा क्या। तो वो सब चीजें मैं कोविड में कर पाया। और फिर जैसे ही कोविड खत्म हुआ तब तक मुझे समझ में आ गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, इट इज फीजिबल, मजा भी आ रहा है और चल भी जाएगा, तो छोड़ सकते हैं। फिर मैंने रिजाइन कर दिया 2023 में। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि हम सब सोचते हैं कभी ना कभी कि रिजाइन कर देंगे, है ना, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती अक्सर रिजाइन करने की, क्योंकि अगेन जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसके आगे क्या करेंगे, दूसरे प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो आपकी जो थॉट प्रोसेस थी, एक बार आप उसको अगर हमें डिटेल में बताएं। जरूर, थॉट्स आने स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग ऑफ द थॉट वाज, अपने स्ट्रेंथ का काम तो नहीं है टैक्सेशन। जैसे जैसे समझते गए और जैसे जैसे फील्ड एक्सपीरियंसेस खत्म होते गए, रियलाइज होने लगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आई न्यू दैट आई विल नेवर बी द टॉप, बट इट वाज स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल जॉब, इट वाज स्टिल लॉट ऑफ स्टेटस एंड एवरीथिंग वाज फाइन, बट आई न्यू कि द जिंग इज मिसिंग, सो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एम्प्टीनेस, यू माइट से, ठीक है। बट स्टिल इट डज नॉट केटर टू द पुल फैक्टर्स। अगर करोगे तो करोगे क्या, यू नीड अ पुश फैक्टर एंड अ पुल फैक्टर। जब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तब जाके थी मूव होती है। पुल फैक्टर्स क्या थे? तो मैं चाहता था कि मैं यूट्यूब करूं, मैं चाहता था कि मैं लोगों के साथ डायरेक्टली एंगेज करूं, आई वांटेड टू मेक कंटेंट, आई वांटेड टू राइट, आई वांटेड टू बी फ्री इन माय ओपिनियंस, आई वांटेड टू बी क्रिएटिव, आई वांटेड टू परस्यू यूपीएससी मेंटरशिप, आई वांटेड टू गाइड, बिकॉज फॉर मी दोज वर द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ माय लाइफ। और वो कहीं निकल नहीं रहा था, इट वाज नॉट कमिंग आउट एनीवेयर। It took me 4 years, actually, more than roughly 4 years to consciously come to the decision that yes, I can actually do this now. And even then, I needed a stroke of luck, which came with COVID. Before I resigned, दर्जनों लोगों से बात करी हुई, दर्जनों, दोनों साइड पे, entrepreneurs, founders, गवर्नमेंट साइड में मेरे बैचमेट्स, बहुत सारे लोग, छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ऐसे है, ये करना है, वो करना है, ये एविडेंस दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है, अंदर से आत्मा ये बोल रही है, आपका क्या कहना है। बहुत लोगों से पूछा, सबने अपने अपना थॉट बताया। कुछ लोगों ने तो इनवेरिएबली मुझे लगा कि बायस्ड है थोड़ा ना, एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं छोड़ दो, ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं मत छोड़ो। दिस वाज द डाइवर्जेंट कांस्टेंट ओपिनियन। तो आई रियलाइज दैट आफ्टर सम पॉइंट ये डेटा कलेक्शन रिपीटेटिव हो गई है, किसी के पास फाइनल आंसर नहीं है। जितनी डेटा कलेक्शन ह्यूमनली मैं कर सकता था मैंने कर ली। कुछ अगर गुंजाइश है, मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट और ले लेता हूँ, जस्ट टू सी कि जो मेरे assumptions हैं आर दे राइट और नॉट। आई एम थिंकिंग दैट आई एम नॉट अ फिट फॉर दिस जॉब, बट इज दैट राइट, और मे बी आई एम ट्राइंग टू एस्केप समथिंग। मेरे अंदर का भी तो कुछ बायस हो सकता है। आई टुक अ साइकोमेट्रिक टेस्ट विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज पॉसिबल एंड कोरिलेशन रखता है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता देंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? साइकोमेट्रिक टेस्ट एक प्रॉपर साइकोलॉजी का टेस्ट होता है जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या आपकी किसी साइकोलॉजिकल ट्रेट के बारे में बताता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कैन बी इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, वेरियस अदर टेस्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड द बिग 5 बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और अभी तक का सबसे साइंटिफिक, साइकोमेट्रिकली टेस्टेड और डेटा ओरिएंटेड टेस्ट, जिसमें एक्चुअली में प्रेडिक्शंस जो अच्छे हैं, मतलब जो उससे निकलता है उसके रियल वर्ल्ड के कोरिलेशन स्ट्रांग है। इस टाइप का इंसान इस टाइप की जॉब में बेटर करेगा, ये कोरिलेशंस हैं उसके, डेटा बैक्ड। तो दैट वाज द बेस्ट, बिकॉज साइकोलॉजी वाज अ सब्जेक्ट आई ऑलरेडी न्यू।
I had exposure, I had access. So I did that also. But it only added one layer of confirmation. Then there was the layer of the people. Then there was the layer of intuition. Then there was the practical layer. If I am quitting, what am I going to do? And when I had all, and I had a layer of luck, and the timing was just right, only then I was able to do it. मुझे भी हिम्मत जुटाने में बहुत साल लग गए. आपने एग्जैक्टली कौन से ईयर में? 2023 में. 23 में. सो बट काफी लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आई थिंक. हाँ मतलब बट ऐसा आई थिंक बहुत मैंने ड्यू डिलिजेंस करके छोड़ा है मैंने. लोग इतनी रिसर्च नहीं करते, कुछ लोग और भी हैं छोड़ देते हैं, वो इतना नहीं दिमाग लगाते. आई टुक अ लॉन्ग टाइम एंड आई डिड वेरी lot of soul searching. I went to meditation retreats. I was not mentally happy. I had other personal issues also at that time, and I was feeling that this is not going in the right direction. ऐसे तो मजा नहीं आ रहा लाइफ में. I was just not so happy, not only because of the job, but also because of this. Like new year life में अगर कुछ अलग करना है, कुछ different करना है, तो एक बारी तो clean reset, hard reset करना पड़ेगा. इस माइंडसेट के साथ डेली मर्रा की जिंदगी में चलते चलते तो नहीं हो सकता बड़ा डिसीजन. आप छोटे डिसीजन में ही इतने बिजी हो जाओगे कि बड़ी लेवल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आप नहीं करोगे. तो मैं मेडिटेशन रिट्रीट गया, वो भी किस्मत थी. कमिश्नर वो सपोर्टिव लेडी थी, हेल्प करी उन्होंने. उनको बताया मैम ऐसे ऐसे है, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल. हर कोई वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है, बट हर कोई इतना रेस्टलेस नहीं होता. तो उन्होंने बोला आप जाओ, चलो यू गो फॉर दिस मेडिटेशन रिट्रीट. मैं गया. It did not come, the clarity did not come. I went again. And then जब छुट्टी होती थी तो मैं 2-2, 3-3 दिन के रिट्रीट्स कर लेता था. I did 7 of them. Okay. In a 4-year period. And this was before COVID. And I had started thinking about these fundamental questions by then. And then I started to really work at this around the year 2020. And at 2023, I had built something which was strong enough to support me. And then I exited. तो आपने आपका जो सबसे पहले आपने इसका ऑल्टरनेट करियर जो चूज करा, वो आपने फॉर यूट्यूब चूज के हिसाब से चूज करा था या यूपीएससी मेंटोरशिप? यूट्यूब मैं बोलूंगा. यूट्यूब द फंडामेंटल अजम्पशन टू चेक इज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वो वैल्यूएबल है, क्या मैं वैल्यू एड कर पा रहा हूँ. अगर मैं 100 लोगों में वैल्यू एड कर पा रहा हूँ तो मैं क्या 1000 पे कर सकता हूँ. और अगर मैं 1000 पे कर सकता हूँ, क्या मैं इसको लाइफ बना सकता हूँ? विल इट बी एबल टू sustain my family? The answer was yes. बहुत ज्यादा तो नहीं, बट सरकारी जॉब से बेटर. और इतना कि आप जो भी करोगे उसमें मजा आएगा आपको. ऑल्सो आई न्यू दिस बिफोर हैंड. आई न्यू कि ये जो यूट्यूब वाली डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ये फ्यूचर है. दिस वॉज क्लियर, क्योंकि तब तक यूट्यूब एकदम ब्लॉसम कर चुका था ना. और मैं गया भी उस टाइम पे जब कोविड में एक्सप्लोजन हुआ, तो आई वॉज राइट देयर. ये किस्मत थी. तो एकदम से स्केल हुआ और मुझे रियलाइज हुआ कि पर्सनैलिटी भी सूटेड है. बोलने का शौक है, बोलने का तरीका है. भगवान ने एक गिफ्टेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिया है जो इस काम के लिए बड़ा यूनिकली सूटेड है. IRS में ये काम नहीं आएगा आपके, यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे इस वाले नीश में मुझ जैसे लोग उतने नहीं होंगे जितने IRS में तो बहुत सारे हैं मुझ जैसे. आई वाज जस्ट वन अमंग्स्ट मेनी. हियर आई एम नॉट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. आई हैव द एडवांटेज लिटिल बिट. सो आई थॉट दैट इसका कोई लिमिट भी नहीं है. अगर अच्छा करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो आप. यू नो IRS में ऐसा नहीं होता है. द लिनियर स्केल इज देयर. आप ऊपर जाओगे, प्रमोशन होगा, एक पॉइंट पे आप जाओगे, दिख रहा है कहाँ जा रहे हो. मुझे लगा रिस्क लेने लायक है ये. टाइमिंग ठीक है, हर चीज ठीक है, स्केल हो जाएगा, शौक भी है, और अगर ढंग से करा गया और आत्मा की बात अगर सच है कहीं तो ये अच्छा हो जाएगा. तो ये assumptions करके मैंने रिस्क लिया. So far I don't think I have achieved that level, but it is going in a good direction. I have no regrets. बढ़िया काम करा. तो जब आपने YouTube अपना शुरू करा, जब YouTube जर्नी शुरू करी, तो वो किस तरह का, क्योंकि वो एक आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था, बहुत ही अलग. और एनीवेज कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक बहुत ही ऑल एनकम्पसिंग तरह का एक फील्ड है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें यूज होती हैं जिसके बारे में अक्सर पहले से जानते नहीं है. हाँ. तो वो कैसे? देखिए, कम्युनिकेशन तो इज द बॉटम लाइन ना. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट कम्युनिकेशन. आई वाज यूजिंग YouTube essentially as a classroom. Okay. Basically,
आई नीडेड अ प्लेस जहां पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाऊँ. मैं अगर कुछ बताना चाह रहा हूँ तो मैं पोस्ट कर पाऊँ, जिसको मैं फ्री में पोस्ट कर पाऊँ और वो फ्री में देख पाए. तो यूट्यूब स्टार्ट तो ऐसे हुआ. बिल्कुल. और पहले 2-3 साल सिर्फ यही किया, और उसी की वजह से देयर वाज अ नीश. फिर उसके चक्कर में स्लोली आई स्टार्टेड टू राइट अ बुक. आई रोट द बुक. द बुक डिड वेल. इट रीच्ड पीपल एंड आई रियलाइज्ड दैट ये तो ठीक है, मतलब दिस कैन बी डन. देयर इज स्कोप हियर एंड दिस ऑनलाइन वर्ल्ड इज booming. And I then developed a deep interest in tech also. AI उस वक्त नहीं आया था. AI was coming. I realized the way this is going, it will boom. इंडिया में हो ही नहीं सकता कि बूम ना करे. ये करेगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट की जरूरत है. एजुकेशन डेमोक्रेटाइज कर रहा है. अगर मैं 2020 में ही कर पा रहा हूँ तो 2025 में ऑलरेडी ज्यादा होगा, जो कि हुआ. तो वो अजम्पशन मोर और लेस करेक्ट निकले. उस डायरेक्शन में मैं गया. फिर तो आपका जो पॉडकास्ट है द सिलेबस ऑफ लाइफ, उसमें आप मेंटल टफनेस और क्यूरियोसिटी जैसे टॉपिक्स जिसके हमने अभी भी बात करी है, तो आप एक बार और उनको बताएंगे कि आपके दिमाग में ये कहाँ से आना शुरू हुए? आपने जब यूपीएससी प्रिपरेशन करी, कहीं ना कहीं उसके पहले भी आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी और मेंटल टफनेस वाली बात तो थी, पर उसके लिए पॉडकास्ट की जरूरत नहीं थी. पॉडकास्ट का उससे लिंक नहीं था. पॉडकास्ट का assumption ये है, आफ्टर आई हैड सीन सम एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, आई रियलाइज दैट किताबों में जो लिखा होता है उसके ऊपर का एक लेयर है, ट्रूथ का लेयर है, सच्चाई का लेयर है, जो पर्सनल है, जो लोगों के दिमाग में होता है, वो आप नहीं लिख सकते. कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरलाइज पॉसिबल हो भी नहीं सकती. द प्रॉब्लम विद ह्यूमंस इज दैट दे डाई एंड दैट विजडम गोज विद देम. इट इज नॉट स्टोर्ड. मुझे लगा कि इसको निकाला जाए. सेकंड, आई न्यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट आई कैन हैव डीप कॉन्वर्सेशन. थर्ड, आई हैड द बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी. आई न्यू वे टू प्रोब. आई न्यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट व्हाट आई नीड टू एक्सट्रैक्ट विदाउट गिविंग डायरेक्ट भाषण. I should be able to extract the relevant stuff from the person sitting in front of me so that it comes out. When it comes out genuinely, it is much more powerful than a lesson. You know, if it is there, you can see it, no? That the person has it. So that I was able to do a little bit. Then I realized that, okay, I am at a certain level, a certain age. And at this age, I am sort of in the middle. I can connect with a much younger crowd. And I can connect with a very senior crowd who is not very accustomed to YouTube. Yeah. And I can be a conduit. This is the reason I did the podcast. Yeah. अब हम कुछ बात अगर हम एस्पिरेंट से रिलेटेड भी करें, साथ में हम यूपीएससी एग्जाम को लेकर भी कुछ बातें कर सकते हैं. जैसे कि एक तो ये कि इस बारे में हमारी पहले भी थोड़ी सी बात हुई कि बहुत सारे लोग अपनी सिर्फ रैंक इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स देते हैं, बट वंस देयर रैंक इम्प्रूव्स वो अपनी पुराने वाली अक्सर सर्विस को छोड़ देते हैं और उसमें सीट्स वेकेंट हो जाती हैं. कई बार जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसका भी यूज होता है. तो ये कितना सही है, गलत है, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक है. इसमें कोई एथिकल मॉरल डिलेमा नहीं है. इसमें कोई सोसाइटी की कोई खास कॉस्ट नहीं है. इसमें गवर्नमेंट का कोई खास नुकसान भी नहीं है. कुछ हद तक हर ऑर्गेनाइजेशन में चर्न रेट होता है, 5%, 10%. कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग क्विट करते हैं. मैंने भी बार बार एग्जाम दिया इम्प्रूव करने के लिए, और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जैसे सबका. जस्ट बिकॉज यू आर सिलेक्टेड डजंट मीन यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर अगेन, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट इनवैल्यूएबल है. उसका हक है, वो कर सकता है, वो करेगा. अगर वो कर सकता है तो वो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा वो? दैट इज द बेसिक थिंग. इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम. दूसरा, हर साल जब निकलती हैं वैकेंसीज और एक नंबर डिसाइड होता है कि भी इतनी वैकेंसीज इस बार यूपीएससी निकले ऑफर कर रहा है और इतने रिक्रूटमेंट होंगे, दैट इज नॉट रैंडम. यूपीएससी विल टेक रिक्वेजिशंस फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड फ्रॉम इट विल आस्क अबाउट द कार्डर स्ट्रेंथ. क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम, पीपल माइग्रेटिंग, लोग बीच में भी तो छोड़ते हैं. मुझ जैसे लोग हैं, मुझसे सीनियर लोग हैं, बट they do quit and the cadre keeps fluctuating a little bit. So they want to know कि expected vacancies कितनी चाहिए. Cadre strength एक चीज होती है. Cadre strength is a fixed number that should be allocated, that has been allocated to a particular organization. What is the cadre strength of your commissionerate? I will have so many commissioners, I will have 5 additional commissioners, I will have 25
assistant commissioners, I will have 30 inspectors or superintendents. ऐसे ये cadre strength है designated. Okay. Against this cadre strength, what is it that you have right now? कितने हैं? There will be a gap. And all of this calculation is done before a complete number is deduced. कि भाई हमको कितने सर्विसेज में कितने लोग चाहिए, कितने लोग कर रहे हैं, कितनी वैकेंसीज बनेंगी, कितनी रिक्वायरमेंट है, फोरकास्ट होती है. ऑब्वियसली ये सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि किसने प्रिडिक्ट करा था एक दिन जीएसटी आ जाएगा. ऐसी कुछ सर्विसेज हुई हैं दैट आर नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट, दैट आर बीन कंप्लीटली डन अवे विद. There used to be some services that are no longer there. So anyway, it changes. But the point is, it is done because it is done year by year. There is no problem. There is no ethical dilemma. There is no such government loss, and there is no social cost, as far as I can tell you. दूसरा एक और चीज जो मैं पूछना चाह रहा था कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो इट्स स्टेडीली इंक्रीज होता रहा है ना. ऑल्सो द एज लिमिट हैज ऑल्सो इंक्रीज, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग तरीके से. तो क्या वो आपके हिसाब से सही है? क्योंकि जो इंसान 38, 39, 40 की एज में अगर मान लीजिए बन रहा है सिविल सर्वेंट, दैट इज नॉट ओके. वो बहुत अलग चीज है. हमारे पिछले सवाल और पिछले जवाब से जी वो बहुत अलग चीज है, और वो तो नहीं ओके. कोई भी एंडोर्स नहीं करता उसको. उसके पीछे तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पॉपुलिज्म ही है. लोग अपील करना चाहते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स हमारे देश में बहुत बड़ी चीज है. लोगों को उसकी पॉसिबिलिटी देना एक उम्मीद देने के बराबर होता है. एक बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए. एक प्रॉस्पेक्ट, एक होप, एक ओपन विंडो जिसके थ्रू निकल के वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं. ये सब जानते हैं. इस वजह से ये एज बड़ी है. क्या इसका मेरिट से कोई लेना देना है? आई डोंट थिंक सो. आई डू नॉट थिंक सो. मुझे नहीं लगता इतनी अटेम्प्ट्स होनी चाहिए, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी एज होनी चाहिए. क्योंकि आपने जितना स्ट्रेस के बारे में बताया, जो बच्चे 7-7, 8-8 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, उनकी भी तो मेंटल स्टेट उनका बहुत 100% रियली. दूसरा ये था कि जो एक तो 40 साल की उम्र में लोगों का करने का है. चलिए, इसके अलावा हम यूपीएससी एग्जाम पर अगर हम कुछ बात करें, जैसे कि क्योंकि अभी प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो हम अगर उससे रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई एस्पिरेंट अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते, हालांकि ये शुरुआत के बारे में तो सॉरी मैं इसको फिर से करता हूँ कि हाँ, तो प्रीलिम्स के पहले लिमिटेड टाइम में अगर कोई अपनी तैयारी करना चाह रहा है, तो उसका कुछ तरीके आप बता सकते हैं जो कि लिमिटेड टाइम में बहुत इफेक्टिव तरीके से रिवाइज किया जा सके चीजों को. आप अभी प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं? जी. अभी प्रीलिम्स के लिए, अभी भी प्रीलिम्स के लिए, बट आगे भी हम. हाँ, मतलब अगर आप एग्जाम के पास हो तो लिमिटेड टाइम में रिवीजन कैसे करें जी, और इट विल मोर और लेस डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ नोट्स दैट यू हैव. यूपीएससी में बहुत सारा सिलेबस होगा, बहुत सारा कंटेंट होगा, बहुत सारा टेक्स्ट होगा. रिवीजन का मतलब यही है कि आपको वो टेक्स्ट फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जब आप पहली दूसरी बारी पढ़ते हो, उसको कंज्यूम करते हो, डाइजेस्ट करते हो, तो अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे नोट्स बनाने चाहिए कि एक तो सरफेस एरिया कम हो जाए उसका, दूसरा वो हाइपर कंडेंस्ड हो. हाइपर कंडेंस्ड, आई नीड टू एंड आई वांट टू रीड ओनली दैट व्हिच आई विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर. एवरीथिंग एल्स, foundational conceptual things which are not forgotten, I will have in my head as a framework. ज्यादा बात है तो अपने नोट्स में फ्रेमवर्क बना लूंगा, बट मैं 250 पेज की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता रिवीजन के नाम पे. अगर मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं तो मैंने पहले उसको 250 पेज में से 50 पेज में कंडेंस कर दिया होगा, और मैं उस 50 पेज को 6 बारी पढ़ूंगा फिर. दिस इज द प्रॉपर वे टू डू रिवीजन. मैं अगर ऐसे 50 पेज में कंडेंस कर करके 6 सब्जेक्ट्स को 6 बारी पढ़ूंगा तो मोस्ट लाइकली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. Okay, thank you so much for your time, sir. Thank you so much for being on the show. Thank you.